कारू कभी एक बिल्कुल आम इंसान हुआ करता था और जन्म से ही उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक हीरो बनेगा, एक ऐसा हीरो जो डेमन लॉर्ड का सामना करेगा, उसे हराएगा और पूरी दुनिया को उसके अंधेरे से आजाद करा देगा। वो चाहता था कि जमीन पर शांति फैल जाए और सब लोग खुशी से जी सके, लेकिन दुर्भाग्य से उसका ये सपना कभी पूरा ना हो सका। उसकी कमजोरी ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे बार बार झुकना पड़ा और इतनी सारी चीजें सहनी पड़ी कि धीरे धीरे उसका दिमाग तक टूट गया। वो अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो फिर इंसानियत को कैसे बचा पाता। उसने दर्द सहा, उसने जिंदगी का सबसे बुरा रूप देखा। उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जिसे शायद जानवर भी कभी बर्दाश्त ना करे। वो सिर्फ एक कमजोर सा वजूद बनकर रह गया था जिसे हर कोई अपने फायदे के लिए यूज करता था। और अब भी वो कारू ही था, लेकिन उसका पुराने वाला रूप अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो पहले वाला इंसान अब ना तो उसे जानता था और ना ही उससे मिलता जुलता था। ये कैसी दुनिया थी, ये कैसी इंसानियत थी जिसे वो बचाना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था वो सब कुछ जीरो से शुरू करेगा। इस बार उसके पास की हर चीज सिर्फ एक टूल होगी, ऐसे टूल्स जो उसके बदले के लिए काम आएंगे उन सब लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसका यूज किया था। ये एक ऐसी जिंदगी होगी जो सिर्फ सेल्फ सर्वाइवल और सेल्फिशनेस पर टिकी होगी। ऐसे इंसानों के बीच जो डेमन लॉर्ड से भी ज्यादा बुरे थे, शायद डेमन से भी ज्यादा खतरनाक। और इन सब बातों को सच साबित करने के लिए कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। ये एक नामुमकिन सा सपना था और इसी सपने की वजह से वो हर रोज डर के साथ नींद से जाग जाता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ गलत है और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंजती रहती थी जो धीरे से कहती थी और स्ट्रॉन्ग बनो। दूसरी तरफ अना उसके कमरे में चिंता के साथ आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो देख रही होती है कि वो फिर से परेशान है। वो प्यार से उसे पूछती है कि लगता है कि तुमने फिर वही सपना देखा है, जिस पर वो थोड़ा चिढ़कर कहता है हाँ वही सपना, और मुझे समझ नहीं आता कि मेरा इससे सबसे क्या लेना देना है। मैं बार बार ये क्यों सपना देखता हूँ कि मैं डेमन लॉर्ड को हरा देता हूँ। अना धीरे से उसे कहती है कि क्यों ना इसे एक साइन समझा जाए। बचपन से ही तुम्हारा सपना हीरो बनने का था, शायद इस साल तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारी विश सच हो जाए। हो सकता है तुम एक स्वॉर्ड्समैन बन जाओ, यहाँ एक मैच या फिर एक ऐसे हीरो जो अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को हरा दे। ये सुनकर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि जो भी बने उसे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग मुझे हीरो कहे और मैं इस गांव को प्रोटेक्ट कर सकूं। और सबसे पहले मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा आना, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह रखा और मेरी परवरिश के लिए बहुत मेहनत की जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया। इतना कहने के बाद वो बाहर निकल जाता है हार्वेस्टिंग करने के लिए। उसी दौरान उसके अंदर की वो आवाज फिर से गूंजने लगती है और धीरे से कहती है तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी, बस सच को वैसे ही देखना होगा जैसे वो असल में है। ये सुनते ही उसे महसूस होता है कि उसकी नजर बदल रही है, जैसे वो रियलिटी से भी आगे देख पा रहा हो। उसके पास की माना एनर्जी उसे साफ साफ दिखने लगती है और स्पिरिचुअल ऑरा उसकी आंखों के सामने बनने लगती है। वो अंदर की आवाज उसे गाइड करती है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रहती है, जब तक कि वो उसे एक अजीब सी जगह पर नहीं ले आती जिसे वो पहचान नहीं पाता। उसके सामने सिर्फ एक विशाल सी झील होती है। तभी अचानक उसे झील का पानी जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे आसमान से मेटेओर्स गिर रहे हो। एक भयानक सी एनर्जी का वेव झील के बीच में जमा होने लगता है और फिर वहाँ से माना का एक बड़ा सा पिलर आसमान की तरफ फूट पड़ता है और उससे चमकती हुई रोशनी के बीच से एक स्पिरिट फेरी बाहर आती है। वो उससे कहती है कि आखिरकार मैं तुम तक पहुँच गई हूँ तुम्हारी विश पूरी करने के लिए। उसकी विश बिल्कुल साफ थी, वो सब कुछ क्लियरली देखना चाहता था, अपने आसपास की हर सच्चाई को समझना चाहता था और स्पिरिट को भी देखना चाहता था। फेरी उसे बताती है कि ये सब उसके पूर्वजों पर एक पुराना कर्ज था जिसे अब चुकाया जा रहा है। वो कहती है कि वो पुराने पैक्ट को निभा रही है और उसकी मांगी हुई शक्ति उसे देगी। सच में स्पिरिट की पावर ने वही पा लिया था जिसे वो ढूंढ रही थी और बदले में कारू अब सच को पूरी तरह देखने की क्षमता हासिल कर लेता है। वो रोशनी उसके सामने आसमान के सूरज की तरह साफ साफ तैर रही थी और तभी उसे सब कुछ याद आने लगता है। हर एक छोटी सी छोटी डिटेल तक उसे गुस्सा आता है इंसानों पर। उन्होंने सब कुछ छीन लेना चाहा था, उन्हें एक एक करके मिटा देना चाहा था। प्लेयर और बुलेट के ऑर्डर पर बिना जरा सी भी दया के उसे खत्म कर दिया गया था। तेज और लगातार हमले बरसने लगे। मैजिक के भाले डेमन लॉर्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सीधा उस पर वार करते हैं। एक बहुत बड़ा फायर स्पेल उसकी तरफ बढ़ता है जो लगभग बैटल का फैसला कर देता है, लेकिन डेमन लॉर्ड आखिरी पल में उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। पर वो अटैक डबल लेयर्ड था, इसलिए सबको लगता है कि अब डेमन लॉर्ड का एंड पक्का है। तभी अचानक बहुत सारी डेमोनिक फेरीज हर तरफ से सामने आ जाती है। वे झुंड के झुंड में उन पर टूट पड़ती है। स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़कर उन्हें एक के बाद एक काटने लगते हैं, लेकिन उनकी गिनती खत्म ही नहीं होती। पूरी पार्टी उनका सामना करने की कोशिश करती है पर सब बेकार जाता है। दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड के प्रति उनका घमंड उन पर भारी पड़ता है। डेमोनिक पावर के जबरदस्त ब्लास्ट के साथ बैटल का पूरा रुख पलट जाता है। उनका काउंटर अटैक इतना भयानक था कि जमीन तक हिल उठी। पूरी पार्टी जोर से जमीन पर जा गिरती है और कोई भी खड़ा होने के लायक नहीं बचता। अब वहाँ पर लड़ने के काबिल सिर्फ कारू ही बचा है। अपनी हीलिंग मैजिक के साथ वो ही उनकी आखिरी उम्मीद था जो उनका एचपी वापस ला सकता था, उनके घाव भर सकता था और बैटल को फिर से शुरू करा सकता था। तभी उनमें से एक आदमी उसे गुस्से और तुच्छ नजर से चिल्लाकर कहता
है कि हमें तुरंत हील करो, लेकिन सच बहुत ही सख्त था। वो ठंडी आवाज में जवाब देता है कि पुराना कारू अब मर चुका है। वो उनकी टीम में सिर्फ एक स्काउट बनकर शामिल हुआ था, बस वही उसकी औकात समझी जाती थी। उन लोगों के बीच उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन देखे थे। उसकी हीलिंग पावर उनके कटे हुए हाथ पैर तक उसकी आंखों के सामने वापस जोड़ देती थी। ऐसे डरावने मंजर जो कोई भी समझदार इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कई बार वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़कर कैद कर लिया गया, उसे जलील किया गया और जबरदस्ती उन सब चीजों में धकेला गया जिनसे वो नफरत करता था। उन लोगों ने उसे एक गुलाम की तरह ट्रीट किया, उसे ड्रग्स का आदी बना दिया ताकि वो हमेशा उन पर डिपेंड रहे। उनके लिए वो एक इंसान नहीं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था जिसके पास ना कोई एहसास था ना कोई कीमत। लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका था। वो ठंडे लहजे में कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद मैं तुम्हें हील करूंगा या तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम बेवकूफ हो। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इस तरह उनका साथ छोड़ सकता है। वो कहता है कि यही सच है, तुम्हारी एबिलिटीज तक से मैं रिकवर होना सीख चुका हूँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर वो मजबूत आवाज में कहता है कि आखिर मेरा मौका आ ही गया डेमन लॉर्ड को खुद हराने का। इतना कहकर वो बिजली की तरह तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। डेमोनिक फेरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अजीब सी स्पीड और किल के साथ उन सबको डोज कर देता है। उसकी ताकत और टेक्निक उन ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा थी जो उसने उनके बीच सहे थे। उसने उनके हर मूवमेंट और कॉम्बैट स्टाइल को पूरी तरह कॉपी कर लिया था। उसकी हीलिंग मैजिक सिर्फ फोर्स स्किल नहीं थी, वो एक ऐसी पावर बन चुकी थी जो जिसे भी हील करती थी उसकी एबिलिटी का एक हिस्सा अपने अंदर ले लेती थी। जो डेमोनिक फेरिस उसके रास्ते में आती है वो भी उसकी ऑब्जर्व की हुई पावर से आसानी से खत्म हो जाती है। आखिरकार वो डेमन लॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम्हारा सामना कर रहा हूँ। मुझे एक आम हीलर समझने की गलती मत करना। मेरी पावर हर उस एबिलिटी को हासिल कर लेती है जिसे वो हील करती है। तुम्हारी पावर भी अब मेरी होगी। वो डेमन लॉर्ड पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन लॉर्ड के इर्द गिर्द एक जबरदस्त डेमोनिक बैरियर बना होता है। फिर भी वो उसे आसानी से तोड़ देता है। उसका अगला अटैक बहुत ही पावरफुल होता है जो सीधा डेमन लॉर्ड पर लगता है। लेकिन हीलिंग मैजिक सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं थी। डेमन लॉर्ड लगातार उस पर हमले करता है। उसे भयानक चोट लगती है। फिर वो खुद को रीजनरेट करता है, फिर से अटैक होता है, फिर से वो खुद को हील करता है। बेंतिया दर्द और बेंतिया जज्बे के साथ वो आखिरकार डेमन लॉर्ड तक पहुंच जाता है और उसे पूरी तरह दबा देता है। इस तरह बुराई की कहानी कारू के हाथों खत्म हो जाती है और अब उसके हाथ में वो चीज होती है जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, फिलोसोफर स्टोन। तभी फ्लेयर खड़ी होती है और ताली बजाती है। वो कहती है कि लगता है तुम सच में हीरो बन गए हो। राजा तुमसे बहुत खुश होगा। जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसे मुझे दे दो और हम तुम्हें हीरोज का हीरो बनाकर सम्मानित करेंगे। ये सुनकर वो हल्की सी हंसी करता है। वो कहता है क्या नरम दिल, क्या खूबसूरती, क्या शराफत दिखा रही है एक हीरो के रूप में। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम फिलोसोफर स्टोन चाहती हो ताकि दुनिया पर कब्जा कर सको और अपना गंदा मिशन पूरा कर सको। सही कह रहा हूँ ना? फिर वो स्टोन को ऊपर उठाता है और कहता है कि अब वक्त खत्म हो चुका है। वो कहता है कि अब मेरे हाथ में वो एक ही चीज है जो तुम जैसे लोगों से इस दुनिया को बचा सकती है। ये सुनते ही वो तेज आवाज में कहती है कि अगर तुमने वो किया जो तुम सोच रहे हो तो तुम्हारी सारी मेमोरीज मिट जाएगी। लेकिन वो बिना झिझक कहता है कि चाहे मेरी यादें मिट भी गई तो क्या, तुमने जो दर्द मुझे दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। चाहे मेरी मेमोरीज 1000 बार मिटा दो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम सबसे एक एक करके बदला लूंगा। वो उसके सामने खड़ी रह जाती है बिल्कुल बेबस। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी कारू फिलोसोफर स्टोन की पावर को सीधा यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा स्पेल चला देता है। कुछ ही सेकंड्स में उस स्पेल की एनर्जी पूरी दुनिया में फैल जाती है और यहीं से शुरुआत होती है एक टाइम जर्नी की शुरुआत, वक्त को पीछे ले जाने की शुरुआत। बिल्कुल उस समय में जब ये सब कुछ हुआ भी नहीं था। असल में ये बदले की कहानी की शुरुआत थी। उस पल कारू अपनी सारी यादें वापस पा लेता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, सब कुछ फिर से वही सेम ऑर्डर में दोबारा करना, स्टेप बाय स्टेप, जब तक वो उस दिन तक ना पहुंच जाए जब वो अपना बदला पूरा करेगा। अचानक उसके हाथ पर वही निशान दोबारा दिखाई देता है, वही पावर का क्रेस जो उसके पिछले बर्थडे की रात को सामने आया था। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसका प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसे बस सब कुछ बिल्कुल वैसे ही दोबारा करना है जैसे पहले हुआ था। अगले दिन वो अपना पहला कदम उठाता है। वो नशीली जड़ी बूटियां खाता है ताकि उनके इफेक्ट के खिलाफ अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस बना सके, ताकि इस बार कोई भी उसे ड्रग्स के जरिए कंट्रोल ना कर सके जैसे पिछली टाइमलाइन में हुआ था। और बिल्कुल पहले की तरह उसी दिन किंगडम ऑफ गेरियल का प्रतिनिधि मंडल गाँव में पहुँच जाता है। पूरा गाँव वहाँ जमा हो जाता है। प्लेयर सबके सामने खड़ी होती है और प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करती है। वो अनाउंस करती है कि उनके बीच से एक नया हीरो चुना गया है जो उनकी रक्षा करेगा। फिर वो अपनी नजर कारू पर टिकाती है और उसके हाथ पर बने क्रस्ट की तरफ इशारा करती है, ये साबित करने के लिए कि वही चूजन हीरो में से एक है। ये सुनकर अना के दिल में खुशी भर जाती है। आखिरकार वो बच्चा जिसे उसने अपने हाथों से पाला था, उसने अपना वो सपना हासिल कर लिया जो कभी सिर्फ एक बचपना सी ख्वाहिश हुआ करता था। सफर के दौरान जब वो उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं तब कारू उन सबके स्पिरिचुअल ऑरास को देखना शुरू करता है। अपनी स्पिरिट इनसाइट की मदद से उसे
उसे पता चल जाता है कि ये सब लोग एक ही गंदे मकसद में शामिल है। जहाँ तक फ्लेयर की बात है, वो अपना वही पुराना रोल प्ले कर रही होती है, दयालु और नरम दिल होने का मास्क पहने हुए। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उस खूबसूरत चेहरे के पीछे सिर्फ तबाही छुपी है। फिर भी वो अनजान बनने का नाटक करता है। दूसरी तरफ जब वो लोग कैपिटल पहुँचते हैं तो फ्लेयर उसके सामने शहर की खूबसूरती की तारीफ करती है। लेकिन वो जानता था कि इस देश की नींव कितनी गंदी सच्चाई पर बनी है। इस शहर के असली रहने वालों को जिंदा जला दिया गया और जो बच गए थे उन्हें गुलाम बना दिया गया था। जब वो राजा के सामने वफादारी की कसम खाने जाता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से राजा की ताकत को समझने की कोशिश करता है। जो वो महसूस करता है वो बहुत ही भयानक होता है। राजा के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जैसे कोई इंसानी रूप में जमा हुआ मॉन्स्टर हो। तब वो डिसाइड करता है कि जब बदला लेने का वक्त आएगा तो वो ऐसा पल होगा जब राजा वहाँ मौजूद नहीं होगा। उसकी एबिलिटी को चेक करने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। उसकी पावर हीलिंग मैजिक है और उसका मिशन होगा बैटलफील्ड में घायल योद्धाओं का इलाज करना। इस तरह उसे हीलिंग हीरो का टाइटल दे दिया जाता है और वो हर हालत में किंगडम के प्रति वफादारी की कसम खा लेता है। उस वक्त राजा उसे उसका पहला ऑफिशियल काम देता है। वो कहता है कि अपनी पावर का यूज करके तुम्हें हमारी स्वॉर्ड मास्टर क्वीन को हील करना है। यहीं से कारू अपने बदले के प्लान का पहला स्टेप शुरू करता है। अगला चरण शुरू होने से पहले वो आराम करता है। अगले दिन कारू अपना प्लान धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करता है। उसे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन के पास ले जाया जाता है जिसे उसे हील करना होता है। वो मुस्कुराकर कहती है कि मेरा नाम कुरा है। कारू नॉर्मल तरीके से उसे देखता है जैसे वो उसे पहली बार मिल रहा हो। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जैसे ही कारू हीलिंग मैजिक यूज करता है उसके दिमाग में उसकी बैटल्स की यादें आने लगती है। उसे खून, लड़ाई और घायल होने के सेंसेस दिखाई देते हैं। लेकिन वो कंट्रोल में रहता है और अपनी विल पावर से उसका कटा हुआ हाथ वापस जोड़ देता है। हीलिंग कंप्लीट होते ही कारू अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत बेहोश हो जाता है। कुरा उसे थैंक्स बोलने के लिए मुड़ती है लेकिन वो देखती है कि वो जमीन पर गिरा हुआ है। वो उसे चेक करना चाहती है लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। अब जरूरी यह है कि तुम्हारा हाथ वापस आ गया है और तुम फिर से फुल स्ट्रेंथ में हो। पूरा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फ्लेयर वहाँ आती है और कहती है कि ये लड़का बिल्कुल बेकार है, हर बार पावर यूज करता है और तुरंत सो जाता है। वो कहती है कि शुरू से ही ये कमजोर था लेकिन जब तक इसका काम है तब तक मैं इसे यूज करती रहूंगी। वो कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे किसी भी तरीके से मजबूर करेगी। लेकिन उस वक्त कारू बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है। वो अपने मन में पक्का कर लेता है कि उस गंदी औरत और उस जैसे लोगों के खिलाफ उसके बदले में जरा सी भी दया नहीं होगी। जब उसे वहाँ से हटाकर रेस्ट के लिए ले जाया जाता है तब वो अचानक डर के साथ उठता है जैसे उसने अपना ही अंत देख लिया हो। वो जोर से कहता है कि चाहे तुम मुझे पैसा भी दे दो, मैं दोबारा ये हीलिंग मैजिक यूज नहीं करूंगा। जो मैंने देखा है वो किसी का भी दिमाग तोड़ सकता है। अगर ये चलता रहा तो मैं दूसरों की यादों की वजह से ही मर जाऊंगा। तब वो फ्लेयर झूठी नरम आवाज में उसके पास आती है। वो कहती है कि शांत हो जाओ, शायद तुम्हें अजीब लग रहा है, शायद दर्द हो रहा है, लेकिन अब तुम हमारी तरह एक हीरो हो। अपनी शानदार पावर से तुम घायल हीरोज को ठीक करोगे और वो हजारों लोगों को बचाएंगे। फिर भी कारू पागल होने का नाटक करता रहता है। वो हाथ जोड़कर कहता है मुझे जाने दो, मैं कभी भी ये हीलिंग पावर दोबारा यूज नहीं करना चाहता। तब राजा ठंडी आवाज में कहता है मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, अपना समय लो। सबके जाने के बाद कारू मन ही मन में कहता है कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा है लेकिन इस बार सब अलग होगा। इस बार मैं फ्लेयर की झूठी मुस्कान पर भरोसा नहीं करूंगा। उस मुस्कान के पीछे हद से ज्यादा बुराई छुपी है। फिर वही कप उसके पास लाया जाता है, वही चाय जो वो पहले भी पी चुका था। कारू उस चाय का असर अच्छी तरह जानता था। इस बार उसे पीना उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि उसे पता था आगे क्या होने वाला है। लेकिन सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही होना जरूरी था। जैसे ही वो चाय पीता है वो तुरंत एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसके बाद जब वो होश में आता है तो वही पुरानी जेल होती है जहाँ से उसकी ट्रेजेडी शुरू हुई थी। गार्ड्स उसे पहले की तरह ही मारते हैं और गाली देते हैं। चाबुक के वार की गिनती भी बिल्कुल वही होती है जो पहले थी। फिर वही आदमी आता है वही नशा देने वाली दवाई के साथ। उनका मकसद उसे एडिक्टेड बनाकर पूरी तरह अपने कंट्रोल में करना होता है। कारू नाटक करता है और फ्लेयर से अपनी डोज मांगने लगता है। फ्लेयर उसे जलील करती है और उसका मजाक उड़ाती है। जब वो दवाई देती भी है तो उसे जमीन पर फेंकती है और उसे मजबूर करती है कि वो उसे जमीन से चाट कर उठाए जैसे वो किसी जानवर से भी नीचे हो। फिर वो लोग उसे बिना दया के सोल्जर्स को एक के बाद एक हील करने पर मजबूर करते हैं। हर बार उसे अपनी डोज के बदले ये काम करना पड़ता है। ये साइकिल काफी समय तक चलता रहता है लेकिन इस बार एक फर्क था। इस सफर से पहले ही कारू ने अपने शरीर को दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लिया था। इसी वजह से वो सब कुछ सह पाता है। ये सब कुछ शुरू से ही उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब बस सही वक्त का इंतजार करना बाकी था। अपने बदले के लिए 6 महीने तक दर्द, सब्र और प्रतिरोध झेलने के बाद कारू आखिरी सच के पल तक पहुंच जाता है। अब वो पूरी तरह से अपने होश में होता है। उसके सामने जो औरत खड़ी होती है वही है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। वो मन ही मन में कहता है कि मैं इससे सबसे बेरहम तरीके से बदला लूंगा। इस दौरान वो अपनी पावर को ध्यान से एनालाइज करता है। उसे पता चलता है कि इस बार वो पहली टाइमलाइन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क आ चुका होता है। अब बस
सही वक्त चुनना बाकी था। कुछ दिन तक वो चुपचाप गार्ड्स की बातें सुनता रहता है। तब उसे पता चलता है कि राजा अपनी सिक्योरिटी के साथ देश छोड़कर दूसरे किंगडम गया हुआ है। अब उसका सब्र लगभग खत्म हो चुका था। उस दिन वो अपनी जंजीरें तोड़ देता है और मन ही मन कहता है कि अब बदले का सफर शुरू हो चुका है। जोरदार ताकत से वो ताले तोड़कर अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही गार्ड्स को पता चलता है कि वो भाग गया है, पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। प्लेयर घबरा जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उस हालत में वो कैसे भाग सकता है। कुछ ही मिनट बाद लियोनार्ड वहाँ आता है। वो कारू को जंजीरों में घसीट कर लाता है और फ्लेयर से कहता है कि इसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन हमने इसे दोबारा पकड़ लिया। फिर लियोनार्ड कहता है कि इसने एक और बात कही है जो आपको पता होनी चाहिए। प्लेयर ठंडी आवाज में कहती है, इसे वापस जेल में फेंक दो और फिर आकर मुझे डिटेल में रिपोर्ट करो। जब लियोनार्ड वापस आता है तो वो लालच भरी आवाज में कहता है, क्या मुझे मेरी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? प्लेयर हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, इतना काफी नहीं है कि मैंने तुम्हें अपने चैम्बर में आने दिया। वो कहता है, आप सही कह रही हैं, और अचानक वो अपनी तलवार निकाल लेता है। एक ही पल में वो कमरे में मौजूद गार्ड्स को मार देता है। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। प्लेयर चीख कर कहती है, लियोनार्ड क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? लेकिन सच कुछ और ही होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, लियोनार्ड तुम हीरोज में सबसे घटिया हो। मेरी पावर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो आगे बढ़कर कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम भी उस दर्द का थोड़ा सा हिस्सा महसूस करो जो तुमने मुझे दिया था। प्लेयर पहले की तरह गिड़गिड़ाने लगती है और माफी मांगती है, लेकिन पुराना कारू अब मर चुका था। उसकी गंदी चालें अब उसके दिल में जरा सी भी दया पैदा नहीं करती। वो उसका हाथ पकड़कर उसकी एक उंगली तोड़ देता है। वो दर्द से चीखती है। फिर वो दूसरी उंगली भी तोड़ देता है। प्लेयर रोते हुए कहती है, तुम जो चाहो मांग लो, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन कारू बिना दया के अपना बदला जारी रखने का फैसला कर चुका होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम्हें दया चाहिए तो बिना एक भी चीख निकाले मैं तुम्हारी बाकी सब उंगलियां भी एक एक करके तोड़ूंगा। प्लेयर मजबूरी में मान जाती है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। कारू एक एक करके उसकी उंगलियां तोड़ता रहता है जब तक सिर्फ एक उंगली बाकी नहीं रह जाती। उस पल वो हीलिंग मैजिक यूज करता है और उसकी सारी उंगलियां वापस पहले जैसी ठीक कर देता है। जब प्लेयर को लगता है कि शायद सब खत्म हो गया और उसे उम्मीद मिलती है, तब कारू मुस्कुराता है और कहता है, बहुत अच्छा, अब फिर से शुरू करते हैं। और वो दोबारा उसे दर्द देना शुरू कर देता है, जबकि वो रोते हुए माफी मांगती रहती है। कारू के लिए बदले का एक ही रास्ता था। इसमें वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। बदला लेने के बाद जो खुशी उसे महसूस होती है वो अजीब सी होती है, जैसे जन्म से लेकर अब तक जो सपना उसने देखा था वो पूरा हो गया हो। उसके बाद वो उसके चैम्बर में आग लगा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उसकी मौत के दिन लगाई थी। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में कारू अकेला बैठा होता है और धीरे से कहता है, अब बस मेरा बाकी बदला पूरा करना बाकी है। उसके बाद मैं डेमन लॉर्ड को ढूंढूंगा और जानूंगा कि वो उस खास जेवल को क्यों प्रोटेक्ट करती है। और सबसे जरूरी बात, मुझे अभी से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसी दौरान फ्लेयर को होश वापस आने लगता है, लेकिन जब फ्लेयर को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, ना उसके साथ क्या हुआ था और ना ही उसका अपना नाम। कारू तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है। वो उसके सामने एक झूठी कहानी बनाना शुरू करता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। वो उसका नाम भी बदल देता है और उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हर पहचान मिटा देता है। उसका मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि उसे जिंदा रखना था, एक लंबी और अंधेरी जिंदगी के लिए, ताकि उसका बदला कभी खत्म ना हो और वो खुद सबसे स्ट्रॉन्ग बने, जिसे कोई कभी हरा ना सके। उसके बाद वो अपने सफर की तैयारी शुरू करता है। वो गहने और सिक्के यूज करता है जो उसने उसके चैम्बर से लिए थे। जब वो शहर से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि लोग एक नोटिस के पास भीड़ लगाकर खड़े हैं। उस नोटिस में लियोनार्ड की गिरफ्तारी की खबर होती है। सारा इल्जाम उस पर डाल दिया गया होता है। कारू की चालाकी की वजह से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि प्रिंसेस वापस आ रही है, जो फ्लेयर की छोटी बहन है। उस पल कारू के अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है। वो जानता था कि वही एक लड़की थी जिसने पिछली बार उसका राज पकड़ लिया था और उसकी पावर के बदलाव को समझ लिया था। इसलिए अब उसका सबसे पहला और आखिरी टारगेट ये था कि उससे किसी भी तरह सामना ना हो। बदला लेने के बाद भी उसकी यादें कम नहीं हुई थी। उसे सब कुछ डिटेल में याद था, खासकर वो दिन जब सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और एक दूसरे की ताकत की तारीफ कर रहे थे। उस वक्त कारू अलग ही हालात में था। वो अपनी डोज के लिए भटक रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। लोगों की नफरत भरी नजरें, उनकी गालियाँ, उनकी बेइज्जती, ये सब उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार बुलेट ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फ्लेयर ने उसका मजाक उड़ा दिया था। वो कहती है, अच्छा बनने का नाटक मत करो। अगर तुम उसे मारते हो और जलील नहीं करते तो और क्या करते? बुलेट हंसकर कहता है, मुझ पर थोड़ा सा रहम करो। मैं तो यहाँ सबसे ज्यादा नरम तरीके से इसके साथ पेश आता हूँ। लेकिन सच कुछ और ही था। कारू ने जो जो जुल्म सहे थे वो सब उसकी यादों में गहरा निशान बनकर रह गए थे। ब्लेड जो एक स्वर्स वुमेन थी, उसने भी कभी उसे नहीं बख्शा। वो उसे बिना रहम के मारती थी। और बुलेट जो खुद को दयालु बताता था, वो भी उतना ही सख्त था। कारू ने जो दर्द झेला था वो कभी भूलने वाला नहीं था। हर दिन कारू उन यादों से डर कर नींद से उठता था। वो अपने
अपने टेंट से बाहर आता और धीरे से कहता, मैंने उनके हाथों सबसे बुरी टॉर्चर और बेइज्जती झेली है। जैसे मैंने फ्लेयर के खिलाफ अपना बदला शुरू किया है, वैसे ही मैं बुलेट और ब्लेड से भी बदला लूंगा। कुछ दिन बाद वो लोग लेनोरिटा नाम के शहर में पहुंचते हैं। ये एक फ्री सिटी थी, इसलिए उनके लिए सबसे सही जगह थी। लेकिन ये जगह परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि ज्यादा आजादी की वजह से यहाँ क्राइम काफी फैल चुका था और कानून लगभग ना के बराबर था। जब वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लेयर पानी पीने वाली होती है, कारू उसे रोक देता है। वो शांत आवाज में कहता है, पानी जहरीला है। फिर वो कहता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मेरे पास एक स्पेशल आई है। मैंने पानी को एनालाइज किया है, शायद ये जहर नदी में फेंके गए मॉन्स्टर्स की लाशों से आया है। ये लगभग 2 महीने तक चलने वाला बुखार देता है। ये सुनकर फ्लेयर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कारू अपनी स्पिरिट इनसाइड से आसपास के लोगों को देखता है और उनके शरीर का हाल समझता है। उसे पता चलता है कि उनमें जहर का असर शुरू हो चुका है। वो हल्की सी हंसी हंसता है, लेकिन फ्लेयर उसकी हंसी का मतलब समझ नहीं पाती। जब वो वापस आए तो कारू खुद वही पानी पीने लगता है। फ्लेयर हैरान होकर पूछती है, अगर पानी जहरीला है तो तुम इसे कैसे पी सकते हो? कारू शांत रहकर कहता है, मैं इस जहर का एंटीट्यूड बनाऊंगा। मैं अपने खून में एंटीबॉडीज क्रिएट करूंगा। इस तरह मैं इस शहर के सब लोगों को बचा सकता हूँ। और वाकई कारू जहर का असरदार इलाज बना लेता है। ये देखकर लड़की खुश हो जाती है और कहती है, जब तुम सबको ठीक कर दोगे तो पूरे शहर के हीरो बन जाओगे। कारू उसे ठंडी नजर से देखकर कहता है, और किसने कहा कि मुझे हीरो बनना है? उसी वक्त उसकी नजर एक व्यापारी पर पड़ती है जो एक छोटे बच्चे को मार रहा होता है और उसके साथ गलत बर्ताव कर रहा होता है। कारू तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी उसके प्लान के लिए बिल्कुल सही है। वो व्यापारी और उसके असिस्टेंट के साथ बैठता है और शहर में फैल रही बीमारी का इलाज उनके सामने रखता है। व्यापारी इश्क भरी आवाज में पूछता है, क्या सबूत है कि तुम सच कह रहे हो? कारू शांत रहकर कहता है, बहुत सिंपल है, तुम खुद कुछ सिम्टम्स छुपा रहे हो ना। अभी ये इलाज ट्राई करो, अगर काम करे तो समझ लेना मैं सच बोल रहा हूँ। व्यापारी अभी भी यकीन नहीं करता और अपने असिस्टेंट को पहले इलाज टेस्ट करने का ऑर्डर देता है। रिजल्ट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में असिस्टेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। जब व्यापारी खुद उसे ट्राई करता है तो वो भी शॉक हो जाता है। कारू हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तुम्हें इसका फार्मूला नहीं बेचूंगा। ये मेरी फैमिली का सीक्रेट है। मैं सिर्फ ये क्वांटिटी 28 गोल्ड कॉइन्स में बेचूंगा और 2 दिन बाद ज्यादा सप्लाई के साथ वापस आऊंगा। व्यापारी तुरंत मान जाता है और वहीं पर गोल्ड दे देता है। कारू अपनी नई पावर से धीरे धीरे बैलेंस अपने फेवर में ले रहा था। जाते वक्त वो ठंडी आवाज में कहता है, एक बात भूल गया था, तुम जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा, और अगर मुझे लगा तुम अपना रोल सही से नहीं निभा रहे हैं तो मैं तुम्हें इलाज देना बंद कर दूंगा। वहाँ से निकलने के बाद लड़की उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम खुद बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। कारू शांत रहकर कहता है, वो हमारे लिए सही नहीं होता। जितने ज्यादा लोग मेरी एबिलिटी के बारे में जानेंगे उतना ही हमारी जान को खतरा बढ़ेगा। फिर वो कहता है, छोड़ो ये सब, चलो जरूरी सामान खरीदते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक स्लेव मार्केट दिखाई देता है। कारू के मेंटल कंट्रोल की वजह से प्लेयर अब अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता किसी इंसान को दबाकर उसे स्लेव बना देना गलत है? कारू शांत आवाज में कहता है, हाँ गलत है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी बात का मजाक उड़ा रहा होता है। फिर वो कहता है, मेरी बात मानो, हमें सफर में किसी की जरूरत पड़ेगी दुनिया को बचाने के लिए। वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और स्लेव ट्रेडर उन्हें देखकर अंदाजा लगाता है कि शायद ये गरीब है, इसलिए वो उनसे तुच्छ तरीके से बात करता है। वो बेपरवाह तरीके से कहता है, यहाँ के स्लेब्स महंगे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके पास का गोल्ड देखता है उसका रवैया तुरंत बदल जाता है और उसकी आंखों में लालच चमकने लगती है। वो उन्हें लड़ने वाले स्लेब्स के ग्रुप के पास ले जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी कारू को पसंद नहीं आता। स्लेव ट्रेडर कहता है, कुछ और भी है, लेकिन वो बीमार है। कारू उसे कहता है, मुझे उन्हें दिखाओ, शायद उनमें से कोई काम का हो। वो नीचे जाते हैं। जहर की वजह से सब कमजोर हो चुके होते हैं, लेकिन उनमें से एक पर कारू की नजर टिक जाती है। वो वोल्फ क्लैन की एक लड़की होती है जो जहर से मरने के करीब होती है। स्लेव ट्रेडर उसे कहता है, मेरी सलाह मानो, ये बेकार है, कुछ दिन से ज्यादा नहीं बचेगी और ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही कारू उसके सामने खड़ा होता है वो उस पर झपट पड़ती है, लेकिन जंजीरें उसे रोक लेती है। सबको लगता है वो डरेगा, लेकिन कारू बिल्कुल नहीं डरता। वो उसके पास जाकर उसे कहता है, मैं तुम्हें खरीदूंगा और आजाद कराऊंगा ताकि तुम अपने हक वापस ले सको और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उनसे बदला ले सको। फिर कारू उसे खरीद लेता है और उस दिन का इंतजार करता है जब वो अपने अधिकार वापस लेगी। जब वो घर पहुँचते हैं तो वो उसे सुला देता है और उसके गले से स्लेव कॉलर हटा देता है। फिर वो उसे हील करने का फैसला करता है। जैसे ही उसकी हीलिंग मैजिक असर करने लगती है उस लड़की की यादें उसके सामने खुलने लगती है। कारू उसकी यादों में देखता है एक लड़की जो किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, लेकिन चाहे वो कितनी भी मेहनत करती वो अपने गाँव के वॉरियर्स के बराबर कभी नहीं पहुँच पाती। एक दिन कुछ इंसान उसके गाँव पर हमला कर देते हैं। वो अपने गाँव को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसके साथ लड़ रहे होते हैं उनके साथ उसे भी पकड़कर टॉर्चर किया जाता है। बाद में उसे बेच दिया जाता है और वो कैद में रहकर रोज
दर्द झेलती है, सिर्फ एक मौके का इंतजार करती है ताकि वो बदला ले सके। जब कारू शॉपकीपर की बात को उसकी यादों से जोड़ता है तो उसे समझ आता है कि सबूत एक ही जगह पर इशारा कर रहे हैं, गेरियल किंगडम की सेना की तरफ, जिसका नेतृत्व लिनोर्ड कर रहा था। अगले दिन वो व्यापारी के पास इलाज की बड़ी क्वांटिटी बेचने वापस जाता है। इस बार प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि व्यापारी उसे धोखा देने या पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो बहुत ही शांत रहता है, जैसे उस खामोशी के पीछे कोई बड़ी बात छुपी हो। और फ्लेयर की बात करे तो याददाश्त मिटने के बाद वो बिल्कुल मासूम सी बन चुकी होती है। वो खुश होकर कहती है, जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी ऐसी चीज से पैसे कमाना जो लोगों की मदद करे। ये सुनकर कारू अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ाकर मुस्कुराता है। जब वो घर वापस आते हैं तो लड़की को होश आ चुका होता है। वो तुरंत कारू पर हमला करती है और उसे कहती है, तुम्हें देखकर लगता है तुमने मुझे किडनैप किया है और मुझे धोखा दे रहे हो। फ्लेयर बीच में आकर कहती है, उसके साथ इंसाफ करो, उसने तुम्हारे लिए बिल्कुल पिता की तरह मेहनत की है। लड़की अपना सिर झुकाकर कहती है, मुझे माफ करो, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन मेरे पास्ट की वजह से मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। कारू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं। फिर वो अपना परिचय देता है और लड़की कहती है, मेरा नाम सत्सुमा है, मैं स्नो वोल्फ क्लैन से हूँ। कारू फ्लेयर से कहता है, तुम बाहर जाकर खाना खा लो। जैसे ही फ्लेयर बाहर जाती है, सत्सुमा भागने का फैसला करती है। वो उसकी शुक्रगुजार होती है कि उसने उसे बचाया, लेकिन भरोसा नहीं कर पाती। वो उस पर झपट पड़ती है, लेकिन कारू पहले से तैयार होता है। वो उसे जमीन पर गिराकर पूरी तरह काबू में कर लेता है। फिर वो शांत आवाज में उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारा स्लेव कॉलर बिना तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हटा दिया? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। कल सुबह कई सोल्जर तुम्हारे गांव पर हमला करेंगे और तुम अकेली उन्हें नहीं बचा पाओगी। तुम मुझसे मुश्किल से बच सकती हो, तो एक पूरी सेना का सामना कैसे करोगी? उसकी बात सीधा उसके दिल पर लगती है और वो चुप हो जाती है। कारू फिर कहता है, तुम्हारी अभी की ताकत लिमिटेड है, चाहे तुम कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, तुम इस लिमिट को पार नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। वो कहती है, एक कंडीशन पर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। कारू उससे कहता है, कौन सी कंडीशन? वो संभल कर कहती है, तुम्हें मेरा असली नाम जानना होगा। कारू उससे देखता है तो वो कहती है, अगर मैंने तुम्हें अपना असली नाम बता दिया तो तुम मुझे जिंदगी भर कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम मुझे अपनी स्लेव बनाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले मेरे गांव को बचा लो। अगर तुमने उन्हें बचा लिया तो मैं खुद तुम्हें अपना असली नाम दे दूंगी और जिंदगी भर तुम्हारे कंट्रोल में रहूंगी। कारू बिना कुछ कहे उसकी शर्त मान लेता है। अगली सुबह वो बिल्कुल उस वक्त गाँव पहुँचते हैं जब सोल्जर्स वहाँ पहुँच चुके होते हैं। फ्लेयर कांपते हुए कहती है, थोड़े से गोल्ड के लिए कोई इतना गिर सकता है? सत्सुमा जैसे ही अपने लोगों को टेट हुए देखती है, वो अकेली ही सेना पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन कारू उसे आखिरी पल में पकड़ लेता है और वो उसे कहता है, ये उनका तरीका है वॉरियर्स को बाहर निकालने का, ताकि उन्हें भी खत्म कर सके। मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा, लेकिन सही वक्त पर। जैसे ही वोल्फ वॉरियर बाहर आते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है और कई लोग गिरने लगते हैं। उस पल कारू प्लान शुरू करने का फैसला करता है। वो अपना रूप बदलकर अचानक सोल्जर्स के सामने जाता है और जोर से कहता है, तलवार के हीरो का स्वागत करो जो तुम्हारी बुराई से मासूम लोगों को आजाद करेगा। इतना कहकर वो सीधा उन पर हमला कर देता है और जो भी सोल्जर उसके सामने आता है वो पल भर में गिरा दिया जाता है। वो ठंडे सुकून के साथ लड़ता है और एक एक करके सब सोल्जर्स को काट देता है, जैसे अपने बदले की तस्वीर उनके खून से बना रहा हो। जब कारू आखिरी सोल्जर को खत्म कर देता है तो वो गाँव वालों की तरफ मुड़कर जोर से कहता है, अब तुम सब तलवार के हीरो की सुरक्षा में हो। मैं आज तुम में से एक लड़की की पुकार पर यहाँ आया हूँ, उसका नाम सत्सुमा है। लेकिन तभी सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि आर्मी के नए रेनफोर्समेंट्स आ जाते हैं जो पहले से भी ज्यादा होते हैं। कारू फिर से अपनी आवाज बुलंद करता है, आज हम न्याय पूरा होने का ऐलान करते हैं। हम जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और इस गांव को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। सोल्जर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं और तब फ्लेयर की बारी आती है। कारू उसकी जबरदस्त मैजिकल पावर का यूज करता है और एक वाइड एरिया स्पेल छोड़ देता है। माना आसमान की तरफ फूट पड़ता है और फिर एक ही भयानक बार के रूप में नीचे गिरता है, जिससे आर्मी का ज्यादा हिस्सा एक ही पल में मिटा दिया जाता है। उसके बाद सत्सुमा आगे बढ़ती है। उसके दिल में जलता हुआ बदला होता है। वो पूरी दरिंदगी के साथ हमला करती है। जो भी सोल्जर जिंदा बचता है वो उसके पंजों का शिकार बन जाता है। पहले उसकी असली ताकत काफी नहीं थी, लेकिन कारू के माना एनहेंसमेंट ने उसे पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब ये सिर्फ बदला नहीं रहा था, ये एक खूनी जंग बन चुकी थी जहाँ मारना सांस लेने से भी आसान लग रहा था। सत्सुमा जो क्लैन की सबसे छोटी वॉरियर थी, उसकी लीडरशिप में वोल्फ वॉरियर्स पूरी ताकत से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। दूसरी तरफ कारू के दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा होता है, फ्लेयर। वो सोचता है कि वो इतनी बदल कैसे गई और जिस देश ने उसे पाला वो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। तो उसे एहसास होता है कि अगर सच में दुनिया को बचाना है तो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि उस पूरे देश को मिटाना होगा जिसने फ्लेयर जैसे लोग पैदा किए। जब जंग खत्म होती है तो स्नो वोल्फ क्लैन की जीत पूरी तरह से पक्की होती है। रात भर गाँव में जश्न होता है, सब लोग नाचते गाते हैं, लेकिन कारू चुपचाप बैठा कुछ और ही सोच रहा होता है। उसे पता चलता है कि नदी में जहर मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लैन खुद था। ये इंसानों से बदला लेने के लिए किया गया था। वो सत्सुमा की तरफ देखकर उसे कहता है, अब फैसला तुम्हारा है, क्या मैं जहर को और तेज कर दूं ताकि ज्यादातर इंसान मर जाए, या फिर इसका इलाज नदी में मिलाकर सबको बचा दूं। सत्सुमा कुछ पल के लिए रुकती है
है, फिर मजबूत आवाज में कहती है उन्हें बचा दो। कारू बिना देरी किए एंटीट्यूड नदी में मिला देता है। हीलिंग माना पानी में फैल जाता है, जहर का असर खत्म हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। उसके बाद सत्सुमा अपना वादा पूरा करती है और उसे अपना असली नाम बता देती है। लेकिन बदले का रास्ता अभी भी लंबा था और जो भी कारू के रास्ते में आएगा उसके लिए अंधेरा तैयार था। दूसरी तरफ राजा को सच का पता चल जाता है। वो लियोनॉर्ड से कहता है तुम्हारे पास अपनी इज्जत वापस पाने का एक आखिरी मौका है। अगर तुम कारू को यहाँ ले आओ तो तुम्हें तुम्हारा पुराना दर्जा वापस मिल जाएगा। ये साफ था कि लियोनॉर्ड और फ्लेयर की बहन दोनों ही उसके खिलाफ अंधेरे इरादे रखते थे। एक और जगह स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कूरा गार्ड्स को इस घटना के बारे में बात करते सुन लेती है। उसे पता चलता है कि जिसने सोल्जर्स को मारा उसे स्वॉर्ड हीरो कहा जा रहा है और उसे लियोनॉर्ड या शहर में देखा गया था। उस पर उसे यकीन हो जाता है कि कारू वही है। फिर हम कारू के पास लौटते हैं जो अपने दो साथियों के साथ शहर में दाखिल होता है। सात्सुना उस जगह पर जाने से डर रही होती है जहाँ उसे कभी कैद करके रखा गया था। कारू उसे तसल्ली देता है और कहता है आज यहाँ आने का आखिरी दिन है, हमारा मिशन लगभग पूरा हो चुका है। जिस सोर्स ऑफ इनकम पर हम निर्भर थे वो भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं एक अजीब आदमी उनका रास्ता रोक लेता है और एक सोने का सिक्का देकर सात्सुना को खरीदने की बात करता है। कारू उसे नफरत भरी नजर से देखता है और उसे सख्त लफ्ज में बेइज्जत कर देता है। वो आदमी गुस्से में आ गया और अटैक करने ही वाला था, लेकिन सात्सुना ने सुपर फास्ट मूव करके उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। वो आदमी कारू के सामने बिल्कुल बेइज्जती के साथ पड़ा था। तब पता चलता है कि कल जो सोल्जर्स भाग गए थे उनमें से एक यहीं छुपा हुआ है। ये देखते ही सात्सुना का गुस्सा और भड़क गया। वो उसे तुरंत खत्म कर देना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है मर्चेंट के पास। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं मर्चेंट ने पहले से ट्रैप सेट किया हुआ है। उसके आदमी चारों तरफ खड़े होते हैं। उसको कारू का फेक नाम भी पता चल चुका होता है। कारू मुस्कुराकर बोलता है मुझे पता था तुम मेरा नाम जान लोगे, तुम स्मार्ट बिजनेसमैन हो। लेकिन बड़ा शौक तब मिलता है जब मर्चेंट उसका असली नाम भी बोल देता है। फिर मर्चेंट कहता है तुम मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मुझे जहर का फार्मूला चाहिए, अगर दे दोगे तो तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। ये सुन के कारू का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। वो बहुत ठंडी और डेंजरस टोन में बोलता है अगर मैंने अभी तलवार निकाली तो तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा, और अगर मैंने इन दोनों को भी हटाने का डिसाइड किया तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। ये सुनते ही मर्चेंट को सच में डर लगने लगता है। अचानक कारू फिर से बिल्कुल काम हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें फार्मूला बेच देता हूँ। वो मर्चेंट से 500 गोल्ड कॉइन्स लेता है और उसे फार्मूला दे देता है। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो सात्सुना और फ्लेयर कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से कारू को मजबूरी में फार्मूला बेचना पड़ा। वो दुखी होकर बोलती है हमारी वजह से हुआ ये सब। कारू हंस पड़ता है और बोलता है कौन सा फार्मूला? फिर ठंडी आवाज में कहता है उस आदमी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील गवा दी। नदी का जहर तो पहले ही ठीक हो चुका है और जो फार्मूला मैंने दिया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही नहीं है। मेरे खून में जो इम्यूनिटी है उसके बिना वो कभी काम ही नहीं करेगा। तभी अचानक बिना वार्निंग के एक बहुत तेज और डेडली अटैक सीधा कारू की तरफ आता है। अगर उसके रिफ्लेक्सेस फास्ट ना होते तो वो वहीं गिर जाता। वहाँ स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कूरा आ जाती है। वो तेज आवाज में बोलती है तो अफवाहें सच थी, तुम्हारी स्वॉर्ड स्टाइल मेरे खानदान जैसी है। तुम कौन हो? क्रिमिनल? मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। जो हुआ है उसका अंजाम होगा, आज तुम्हें मरना ही होगा। उस वक्त तो दोनों लड़कियाँ तुरंत बीच में आ जाती है। वो बोलती है उल्टा यही था जिसने वोल्फ विलेज को आर्मी से बचाया। लेकिन कूरा पूरी सिचुएशन समझ चुकी होती है। वो कारू को नफरत भरी नजर से देखकर कहती है तुम शुरू से ही गंदे थे। पूरा गुस्से में बोलती है तुमने अपना गेम खेला, इन दोनों लड़कियों का दिमाग वाश किया और अब मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो। ये सुन के फ्लेयर बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो आगे बढ़ती है और अपनी पावरफुल मैजिक से सीधा कूरा पर अटैक कर देती है। एक्सप्लोजन अचानक होता है और काफी स्ट्रॉन्ग होता है। पूरा बेहोश होकर गिर जाती है। कारू समझ जाता है कि सिचुएशन उसकी प्लानिंग से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। वो ठंडी और डेंजरस आवाज में बोलता है मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज को हाथ लगाए, और तुमने लगाया है। अब तुमने अपनी बर्बादी खुद लिख दी है। वो तुरंत स्पिरिट इनसाइड से उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करना शुरू कर देता है। फिर सात्सुना से कहता है पीछे हो जाओ, इस ब्यूटी से मैं खुद डील करूंगा। लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की स्पीड इतनी फास्ट होती है जैसे एक दूसरे का मिरर हो। हर स्ट्राइक ऑलमोस्ट सेम स्टाइल में होती है। पूरा हैरान हो जाती है और सोचती है ये मेरी स्वॉर्ड स्टाइल इतनी परफेक्टली कॉपी कैसे कर पा रहा है। लेकिन उस लेवल की फाइट में सरप्राइज का टाइम नहीं होता। एक पल की गलती मतलब मौत। एक बहुत तेज क्लैश में कूरा को लगता है उसने फाइट खत्म कर दी, लेकिन वो शॉक हो जाती है जब उसकी तलवार ही टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। वो लास्ट मोमेंट में पीछे हटती है और उससे थोड़ा दूर धकेल देती है। फिर भी कारू हीलिंग मैजिक से तुरंत खुद को ठीक कर लेता है और शेर की तरह सीधा खड़ा हो जाता है। कूरा तेज आवाज में कहती है तुम्हारी हर हरकत मेरी शंका को और पक्का कर रही है। पूरा गुस्से में बोलती है ये लास्ट बार पूछ रही हूँ तुम कौन हो, लेकिन वो जवाब नहीं देता। दोनों फिर से बिना रहम के लड़ने लगते हैं। उनकी तलवारों की तकरार तूफान की तरह आवाज कर रही होती है। अचानक सीन चेंज हो जाता है। एक अजीब सा लिक्विड पूरा पर गिरता है। उसका आर्मर
पर धीरे धीरे डिससॉल्व होने लगता है और उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसका मन उसके शरीर से खींचा जा रहा है। होश में रहने के लिए वो खुद को चोट बचाती है ताकि बेहोश ना हो और हार ना माने। फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव में वो पहले अटैक करती है और कारू का हाथ काट देती है। उसे लगता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन वो भूल गई थी कि वो हीलिंग हीरो है। उसका हाथ तुरंत वापस रीजनरेट हो जाता है। कारू उसके शौक का फायदा उठाता है और अपनी जबरदस्त विल पावर से उसका माइंड ओवर पावर कर देता है और वो पकड़ ली जाती है। वो उसे घर ले आते हैं। सासुना हरानी से बोलती है, तुमने अननेचुरल स्ट्रेंथ से फाइट की, शायद मैं कभी तुम्हारे लेवल तक ना पहुंच पाऊं। वो शांत आवाज में कहता है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बस टाइम और ट्रेनिंग चाहिए। प्लेयर भी थोड़ी ट्रेनिंग से पावरफुल फाइटर बन सकती है। फिर वो अंदर जाकर स्वॉर्ड मास्टर क्वीन का इलाज करता है। जब कूरा होश में आती है तो वो देखती है वो बंधी हुई है। वो गुस्से में पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारी तरह हूँ, एक ऐसा इंसान जिसने जेरो किंगडम का न्याय देखा था। कूरा चिल्लाती है, झूठ, जोरो सबकी रक्षा करता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, और उन डेमी ह्यूमंस का क्या जो स्लेब्स की तरह बेचे जाते हैं? किंगडम की आर्मी खुद उनके गांव पर हमला करके उन्हें उठाकर ले जाती है। वो कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि तुम सच अपनी आंखों से देखो। कूरा थोड़ा संभल कर पूछती है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? वो कहता है, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो पहले ही मार देता। मैं तुम्हें कैपिटल वापस जाने दूंगा ताकि तुम खुद सच देख सको। उस वक्त वो अपना असली चेहरा उसे दिखा देता है। कूरा कहती है, मुझे पहले से शक था कि इन सब के पीछे तुम ही हो। प्रिंसेस फ्लेयर को मारने की सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन कारू ने सब प्लान करके रखा होता है। उसने फ्लेयर के साथ पहले ही बात कर ली होती है कि वो सही वक्त पर एक्ट करेगी। तब फ्लेयर अपनी नॉर्मल शक्ल में रूम में आती है। भले ही उसे अपना पास्ट याद नहीं होता, वो दिल से बताती है कि कारू कितना काइंड है, कैसे उसने उसे लियोनार्ड से बचाया जब वो उन्हें सच जानने पर खत्म करना चाहता था। वो कहती है कि उन्होंने वुल्फ क्लैन को बचाया और अब वो दुनिया को बचाने का प्लान बना रहे हैं। फिर वो कूरा की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, अपना साइड चूज करो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। थोड़ी देर के इंटरनल स्ट्रगल के बाद स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कारू के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जैसे मैंने कभी वादा किया था। दूसरी तरफ लियोनार्ड अपनी जर्नी शुरू कर देता है। वो कसम खाता है कि कारू को पकड़कर राजा के सामने अपनी जीत वापस पाएगा। लियोनार्ड नफरत में इतना पागल हो गया कि उसने अपना ही चेहरा जला लिया ताकि वो आईने में अपनी शक्ल ना देख सके। सीन वापस घर पर आता है। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। पूरा थोड़ी ज्यादा ही मीठी और पोलाइट तरह से कारू से बात कर रही होती है। तभी एटमॉस्फेयर अचानक चेंज हो जाता है। इंपीरियल आर्मी का सुमन आता है जिसमें डिमांड होती है कि कारू खुद को सरेंडर करे। उसकी तस्वीर गांव-गांव में फैला दी जाती है और अनाउंस होता है कि जो भी उसे पकड़ेगा उसे राजा से बड़ा रिवार्ड मिलेगा। कारू स्वॉर्ड मास्टर क्वीन से कहता है, नीचे जाओ और सिचुएशन की इंफॉर्मेशन लेकर आओ। उधर लियोनार्ड ऑलमोस्ट पागल हो चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक कारू का लोकेशन क्यों नहीं मिला। उसकी नफरत उसे अंदर से जला रही होती है। जब क्वीन कूरा वापस आती है तो वो भारी आवाज में कहती है, वो तुम्हारे गाँव के लोगों को एक एक करके टॉर्चर कर रहे हैं ताकि तुम खुद सामने आ जाओ। रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर कारू बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है, फिर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो खुद नीचे जाकर सिचुएशन हैंडल करने का फैसला करता है। शहर के स्क्वायर में उसके गांव के लोग दर्द और उम्मीद के बीच लटके हुए होते हैं। वो चाहते हैं कि वो आए और उन्हें बचाए। कारू भेष बदल के उस सोल्जर की शक्ल में जो वुल्फ विलेज की फाइट से भाग गया था, एक इंपीरियल सोल्जर को अलग ले जाकर फंसाता है। गार्ड उसे तुरंत पहचान लेता है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हमें लगा तुम मर गए, लेकिन तुम तो बंदर की तरह अभी भी जिंदा हो। कारू ठंडी स्माइल के साथ बोलता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुम जानते हो बैटल से भागना मौत की सजा होती है, इसलिए मुझे छिपना पड़ा। वो अपना मिलिट्री बैज उस गार्ड को देता है और कहता है, इसे कमांडर तक पहुँचा दो। वो ये सब बिना वजह नहीं कर रहा होता। वो उस औरत की सेफ्टी इंश्योर करना चाहता था जिसने उसे पाला था। लेकिन फिर गार्ड जो बताता है उसे सुनकर कारू के अंदर आग भड़क उठती है। गार्ड बोलता है, लियोनार्ड उस औरत को बिना रहम टॉर्चर कर रहा है। कारू का चेहरा सख्त हो जाता है। वो औरत ही इकलौती थी जिसे वो फैमिली मानता था, जिसने उसे बिना शर्त प्यार किया था और अब उसकी वजह से उसे सताया जा रहा था। उसकी आंखों में बदले का ऐसा अंधेरा दिखने लगता है जैसे पूरे किंगडम पर तबाही आने वाली हो। उसी दिन वो डिसाइड करता है कि लियोनार्ड और उसके गार्ड्स का सामना करेगा। वो लियोनार्ड के पास जाकर कॉन्फिडेंटली बोलता है, मुझे पता है कारू कहाँ है, लेकिन पहले मुझे आर्मी में वापस ले चलो। लियोनार्ड मान जाता है। तब कारू हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, वो शुरू से ही तुम्हारे सामने ही खड़ा है बेवकूफ। लियोनार्ड तुरंत अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जिस्म जम जाता है। कारू ठंडी आवाज में बोलता है, इतना बेवकूफ रहना जरूरी है क्या? नर्वे टॉक्सिन पहले ही असर कर चुका है। उस रात सब खत्म हो गया, शुरू होने से पहले ही, मरने से पहले। लियोनार्ड ने ऐसा दर्द झेला जो शायद किसी इंसान ने कभी नहीं झेला होगा। कारू उसे जिंदा और मौत के बीच छोड़ देता है और फिर तुरंत उस औरत को बचाने दौड़ता है जो मौत के करीब थी। उधर लियोनार्ड के गायब होने की खबर प्रिंसेस नोरेन तक पहुंचती है। वो नफरत से कहती है, अगर मेरी बहन ही फेलियर है तो उसके फॉलोअर्स का भी वैसा ही हाल होगा। तब उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो तुरंत ऑर्डर देती है कि कारू के गांव के सब लोगों को एक ही दिन कोलोसियम में एग्जीक्यूट किया जाए, जो इंपीरियर की सबसे मजबूत
जगह है। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। अगर कारू अंदर आया तो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। जब कुरा को ये पता चलता है तो वो इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी नहीं होती, लेकिन कारू कहता है यही एक तरीका है इस किंगडम को करप्शन से साफ करने का। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मेरे और सात्सुना जैसे गाँव हमेशा विक्टिम बने रहेंगे। उसकी बात कुरा के दिल को छू लेती है। वो मजबूती से कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी साइड में लड़ूंगी। फिर वो बताती है कि प्रिंसेस नोरेन वापिस आ चुकी है। रूम में सन्नाटा छा जाता है, सबके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। कुरा कहती है हमें उसे इस शहर के करप्शन से आजाद करना होगा। ये सुनकर कारू अंदर ही अंदर हैरान हो जाता है। वो सोचता है नोरन को आजाद करना, बेवकूफ, ये सब बर्बादी की जड़ वही है। अभी तक मैंने उसे अपने टारगेट में नहीं रखा, लेकिन अगर रखा तो सबसे पहले वही होगी। कारू कहता है अगर तुम में से कोई मुझे मार सकता है तो वो सिर्फ नोरेन है। फिर वो श्रापित दिन आ जाता है। कारू पहली बार क्लोजियम में एंटर करता है। उसने कभी इतना गहरा डर महसूस नहीं किया था। वो इधर उधर देखता है, सिर्फ 40 लोग दिखते हैं, बाकी कहाँ गए? क्या सबको पहले ही मार दिया गया? तब किंगडम का जज अरेना में आता है और जोर से अनाउंस करता है ये गाँव श्रापित है, इन्होंने किंगडम के खिलाफ बगावत की। यहीं से कारू निकला, हीलिंग हीरो जिसने प्रिंसेस प्लेयर को मारा। अगर वो अभी भी सामने नहीं आया तो हम सबको एक साथ मार देंगे। सबको शौक देते हुए कारू खुद खड़ा हो जाता है। वो साफ आवाज में कहता है मैं यहाँ हूँ। वो भीड़ में से आगे बढ़कर अरेना के बीच में आ जाता है और शांत तरीके से पूछता है कौन मुझे बुला रहा था? लोग चिल्लाने लगते हैं किल कारू। कुछ ही पल में वो जज और उसके गार्ड्स की एबिलिटीज एनालाइज कर लेता है, फिर डिसाइड करता है कि सबका सामना करेगा। अटैक तुरंत शुरू हो जाता है। जो भी कारू के पास आता है वो तुरंत गिर जाता है। वो उन्हें हाथ तक नहीं लगाता, फिर भी एक एक करके सब नीचे गिर जाते हैं। वो गार्ड्स की तरफ आगे बढ़ता है। गार्ड से चिल्लाते हैं अगर एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हारे गाँव वालों को मार देंगे। लेकिन उस जैसे मॉन्स्टर को कौन रोक सकता था? वो बिना हाथ उठाए उन्हें गिराता जा रहा था। तब जज गुस्से में ऑर्डर देता है कि उसकी आंखों के सामने 4 बंदूकों को मार दो। वो लोग जमीन पर गिर जाते हैं। उसी पल कारू पूरा सीन कंट्रोल में ले लेता है और जोर से कहता है ध्यान से देखो ताकि तुम्हें समझ आए इस कहानी में असली विलेन कौन है और सही कौन है। कारू कसम खाता है कि मेरे गाँव का हर एक इंसान जो मरेगा उसका हिसाब मैं इस किंगडम से कई गुना ज्यादा लूंगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है हर कदम पर उसके गाँव का एक और इंसान गिरा दिया जाता है। हर लाश के साथ उसका बदला और भड़क जाता है। एक गार्ड उस पर हमला करने आता है, लेकिन उसका अंजाम इतना खतरनाक होता है कि जज तक कांप उठता है। जज तुरंत मैजिकल बैरियर एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है जो अंदर के इंसान की पावर को दबा देता है। लेकिन कारू पहले से रेडी था। प्लेयर की मैजिक की मदद से वो बैरियर का इफेक्ट उल्टा गार्ड्स पर ही डाल देता है। एक एक करके गार्ड्स बिना लड़े ही गिरने लगते हैं। हर तरफ खून बहने लगता है। जज समझ जाता है कि प्रॉब्लम उन चेन्स की वजह से है जो गार्ड्स ने पहनी हुई है। वो चिल्लाकर कहता है इन्हें तुरंत उतारो। वो गुस्से में कहता है ये इम्पॉसिबल है, बैरियर को तोड़ना मुमकिन नहीं। फिर धमकी देता है तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, मैं खुद तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारी रूह निकल जाए। लेकिन कारू पर इसका कोई असर नहीं होता। वो आगे बढ़ता रहता है चाहे वो लोग बाकी गाँव वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं। फिर एक शॉकिंग चीज होती है, कारू खुद अपने गाँव वालों को दूर से गिराने लगता है बिना उनके पास जाए। फिर वो सबके सामने डिक्लेयर करता है कि करप्शन सबके सामने आ चुकी है। गाँव वालों को पहले ही जहर दे दिया गया था। वो चाहे कुछ भी करता वो मरने ही वाले थे। प्लान ये था कि इल्जाम उस पर लगे, चाहे वो उन्हें बचाने की कोशिश ही क्यों ना करे। तभी अचानक फ्लेयर आसमान में से एक बड़े मैजिकल ट्रांसमिशन के थ्रू दिखाई देती है। उसकी इमेज पूरे किंगडम में ब्रॉडकास्ट होने लगती है। उसकी आवाज हर जगह गूंजती है सुन लो गैरियल किंगडम के लोगों, असली करप्शन किंगडम की आर्मी ही है। प्लेयर ब्रॉडकास्ट में बोलती है आर्मी ने जलाना, किडनैप करना, चोरी और बिना रहम के मर्डर किए हैं। सालों से तुम सबको धोखा दिया गया है। सच यह है कि हीलिंग हीरो कारू ही था जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने ही मुझे प्लेस के करप्शन से बाहर निकाला। जज उसकी बात झुठलाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई मना नहीं कर पाता। प्रिंसेस की यूनिक मैजिक देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जो वो देख रहे हैं वो सच है। प्लेयर आगे कहती है उसने मुझे अंधेरे से निकाला, आज के बाद हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन सिर्फ हम काफी नहीं है, हर इंसान के पास पावर है चेंज का हिस्सा बनने की। कुछ ही पल में भीड़ गुस्से में भरी आर्मी बन जाती है। वो अरेना में घुसकर जज और बचे हुए गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। इस चूज के बीच कारू गायब हो जाता है। वो सब वहाँ से भागकर एक सुनसान जगह पर छिपे होते हैं। तब सच सामने आता है, गाँव वालों को कारू ने नहीं मारा था, उन्हें पहले ही स्लो पॉइजन दे दिया गया था ताकि इल्जाम उस पर आए, चाहे वो उन्हें बचाने की कोशिश ही क्यों ना करे। हालात ऐसे बने कि सबके सामने वो एक हीरो जैसा दिखने लगा। लेकिन सच बहुत कड़वा था। उसके पूरे गाँव में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था और तब वही मर्चेंट वापस एंट्री लेता है जो पहले कारू के साथ डील कर चुका था। कारू मर्चेंट को बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स देता है ताकि वो उसके गाँव के बचे हुए एकलौते इंसान को बचा सके। लेकिन वो सिर्फ इतना ही नहीं कहता, वो सीरियस टोन में बोलता है जब वो होश में आएगा तो उसे लगेगा कि उसका गाँव मेरी वजह से खत्म हुआ और मैं नहीं चाहता तुम उसकी ये गलतफहमी दूर करो। मर्चेंट हैरान होकर पूछता है क्यों? कारू अंधेरी और शांत आवाज में जवाब देता है क्योंकि उसका गुस्सा, नफरत और मुझसे बदला लेने की इच्छा उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसी वजह से उसके पास इस जालिम दुनिया में अकेले जीने का रीजन होगा। फिर
वक्त बीतता है और अलग होने का वक्त आ जाता है। स्वर्ण मास्टर क्वीन कूरा बताती है कि एक एक्सपेडिशन किंगडम से निकला है जो बर्नाकिया नाम के शहर की तरफ जा रही है। उस एक्सपेडिशन को प्रिंसेस नोरेन लीड कर रही है जो फ्लेयर की बहन है। कारू उसका शुक्रिया करता है और कहता है जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहो। जब वो लोग सफर पर निकलते हैं तो कारू के दिमाग में टेंशन आने लगती है। ये एक्सपेडिशन पिछली टाइमलाइन में नहीं थी, इसका मतलब फ्यूचर बदलना शुरू हो चुका है। वो डिसाइड करता है कि वो भी बर्नाकिया जाएंगे। जब उससे पूछा जाता है क्यों, तो वो कहता है ये लगभग इकलौता शहर है जहाँ ह्यूमंस और डेमन शांति से साथ रहते हैं। डेमंस उतने बुरे नहीं होते जितने लोग समझते हैं, कभी कभी वो ह्यूमंस से ज्यादा मददगार होते हैं। फिर उससे पूछा जाता है अगर ऐसा है तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। वो जवाब देता है मुझे वहाँ किसी से मिलना है और सबसे पहले मैं डेमन लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। मुझे जानना है वो उस मिस्टीरियस स्टोन को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। दूसरी तरफ नोरेन अपना प्लान बना रही होती है। वो सोचती है कि अगर उसकी बहन कारू के साथ मिली हुई दिखेगी तो उसे उन दोनों को रेस्ट करने और हमेशा के लिए खत्म करने का परफेक्ट रीजन मिल जाएगा। कारू फ्लेयर का मैजिक स्टफ रिपेयर करने की कोशिश करता है लेकिन स्टफ इतना वीक होता है कि वो उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाता। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन था। किंगडम के 3 ग्रेट युद्ध सामग्री में से एक, ये असल में स्पेशल जेमस्टोन्स थे जो लेजेंडरी वेपन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे और सिर्फ 3 ही एग्जिस्ट करते थे। पिछली लाइफ में कारू को उनमें से एक मिला था लेकिन उसे कभी चांस ही नहीं दिया गया। वो सोचता है पता नहीं कौन सा स्टोन मेरा होगा, लेकिन अभी उसकी प्रायोरिटी क्लियर थी। वो कहता है बुलेट और ब्लेड हर एक को अपने रिवेंज का हिस्सा मिलेगा। मतलब जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया सबको बदला मिलेगा। जब वो बर्नाकिया पहुंचते हैं तो शहर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ डेमंस दिखते हैं जिनमें ह्यूमन जैसी शक्ल होती है और बड़े हॉर्न्स होते हैं। कारू मुस्कुराकर कहता है मैंने कहा था ना ये एक नॉर्मल सिटी है। वो समझाता है कि वार के टाइम गेरियल किंगडम ने इस सिटी को छोड़ दिया लेकिन शहर बर्बाद नहीं हुआ, उल्टा ये जगह बन गई जहाँ ह्यूमंस और डेमन शांति से साथ रहते हैं। फिर वो सबको एक अजीब सी जगह ले जाता है जहाँ खाना और ड्रिंक्स मिलते हैं। वहाँ बैठे कुछ लोग उन्हें अपने टेबल पर इनवाइट करते हैं और वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर शांत और कंफर्टेबल होता है। कारू आसपास बैठे लोगों से कहता है मुझे हैरानी हो रही है, मैंने सोचा था ह्यूमन और डेमन साथ रहते होंगे लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो एक ही टेबल पर साथ बैठकर खाना पीना करेंगे। एक आदमी हंसकर बोलता है तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा सोच रहे हो। वार खत्म होने के बाद दोनों साइड्स के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी। दोनों का फायदा है, डेमंस की प्रेजेंस से उनकी जिंदगी आसान हो गई है और बदले में डेमंस ह्यूमन ब्लड में जो माना होता है उस पर जीते हैं। कारू और उसके साथी शहर की इस अनोखी शांति को महसूस करते हैं। तब खाना आता है लेकिन खाने के साथ एक नई लड़की भी उनके टेबल पर ज्वाइन करती है। इससे कारू के लिए अपने असली मकसद के करीब पहुंचना आसान हो जाता है। उस लड़की का अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल होता है। वो किसी लेजेंडरी मॉन्स्टर जैसी नहीं लगती बल्कि एक शांत सी जंग लड़की जैसी लगती है। लेकिन सच ये था कि वो खुद डेमन लॉर्ड थी। कारू ने सोचा था वो काफी ज्यादा डरावनी होगी लेकिन वो उसकी सोच से काफी छोटी और सिंपल निकली। कारू कोशिश करता है कि उसे पता ना चले कि वो उसे पहचान गया है। सब लोग बात करते हुए खाना खाते रहते हैं। जब डेमन लॉर्ड का नाम आता है सब लोग इमेजिन करने लगते हैं कि वो कैसी दिखती होगी। तब कारू मुस्कुराकर चुप तोड़ता है और कहता है जो लड़की मेरे पास बैठी है वही डेमन लॉर्ड है। ये सुनकर वो लड़की हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। कारू तुरंत अपनी बात सुधार लेता है। वो कहता है मेरा मतलब है तुम बिल्कुल उस डेमन लॉर्ड जैसी लगती हो जिसे मैं जानता हूँ। लड़की थोड़ा सा गुस्से में कहती है मेरे साथ मजाक मत करो। कारू मुस्कुराकर उसे खाना ऑफर करता है। फिर वो कैजुअली बताता है कि उसने जो डेमन लॉर्ड देखी थी उसके पास एक ब्लैक विंग था। टेबल पर बैठा एक डेमन कहता है अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लैक विंग वाले डेमन सबसे खराब खानदान के माने जाते हैं, इसलिए करंट किंग ने ऑर्डर दिया है कि जहाँ भी ब्लैक विंग वाला दिखे उसे तुरंत मार दिया जाए। जो भी उसे मारेगा उसे जिंदगी भर के लिए काफी रिवॉर्ड मिलेगा। वो लड़की ये सब चुपचाप सुनती रहती है लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने से पहले कारू उससे उसका नाम पूछता है। वो ठंडी आवाज में कहती है खाने के लिए शुक्रिया लेकिन मेरा नाम मत पूछो, मैं नहीं चाहती तुम उन मामलों में फंसो जिनके लिए तुम तैयार नहीं हो। तब कारू उसे तीखी नजर से देखता है और कहता है अभी तुरंत अपनी पूरी पावर रिलीज करो, अगर नहीं किया तो तुम मर जाओगी। अचानक वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरी जगह हिल जाती है। साफ था कि असली टारगेट वही लड़की थी। सात्सुमा और फ्लेयर अपनी पूरी ताकत से डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ती है। कारू शांत और छानबीन वाली टोन में कहता है यह अटैक ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है किसी और बड़े प्लान के लिए। लेकिन तब तक वो लड़की अपनी टांग में एक जहरीली स्पेयर से घायल हो चुकी होती है। पॉइजन उसके बॉडी में फैलने लगता है और उसकी मूवमेंट धीरे धीरे बंद होने लगती है। वो कारू की मदद लेने से मना कर देती
देती है। भाड़े के सैनिक आगे बढ़ने लगते हैं। सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लग रही होती है। होश खोने से कुछ ही सेकंड पहले वो धीरे से बोलती है, हेल्प मी। अगले ही पल कारू उन भाड़े के सैनिकों के सामने खड़ा होता है। वो लोग सोच रहे थे कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है और वो जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन उल्टा वही अपनी मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। लड़ाई बहुत तेजी से खत्म हो जाती है और पूरा दृश्य एक कत्लेआम बन जाता है। कारू लड़की को उठाता है और अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो लोग एक सुनसान जगह पर छुपे होते हैं। कारू सत्सुमा और फ्लेयर से कहता है, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। लड़की शक भरी नजर से पूछती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? कारू शांत आवाज में कहता है, मैंने डेमन लॉर्ड से पहले बात की है और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो हंसकर कहती है, ये इम्पॉसिबल है। लास्ट ब्लैक विंग वाली डेमन लॉर्ड 30 साल पहले थी, तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। कारू मुस्कुराकर कहता है, किसने कहा? मैंने उससे पास्ट में बात की, मैंने उससे फ्यूचर में बात की थी और तुम ही नेक्स्ट डेमन लॉर्ड बनोगी। वो गुस्से में कहती है, ये मजाक का वक्त नहीं है। जब कारू बताता है कि वो हीरोज में से एक है तो वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन कारू उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल बताने लगता है, उसका नाम, उसका क्लैन, उसकी कमजोरी के सीक्रेट। फिर वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। कारू आगे बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ ह्यूमंस और डेमन शांति से साथ रहे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम डेमन लॉर्ड बनो, और उस दिन तक मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की गारंटी देता हूँ। वो लड़की सिर हिलाकर मना कर देती है। वो कहती है, जो एक बार धोखा खा चुका होता है वो 1000 बार डरने लगता है। फिर वो कहती है, सॉरी, मैं किसी भी हीरो पर भरोसा नहीं कर सकती। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन यहीं पर हमारे रास्ते अलग होते हैं। वो लड़की जाने वाली होती है। तब कारू ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी कमजोरियां ये है। वो एक एक करके उसकी सारी वीकनेस गिना देता है। फिर कहता है, तुम अकेली सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी और ना ही ब्लैक विंग वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। वो लड़की कांप उठती है। वो सच से भाग रही थी, लेकिन कारू उसे मजबूर कर देता है उस सच का सामना करने के लिए। वो उसके करीब आता है और कहता है, सोल्यूशन मेरे पास है, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे क्लैन के दुश्मनों से बदला लेने में मदद करूंगा। तुम्हें बस एक काम करना होगा, करंट डेमन लॉर्ड को मारकर खुद नई डेमन लॉर्ड बनना होगा। वो लगभग मान जाती है, लेकिन फिर पूछती है, तुम्हारा असली मकसद क्या है? बदले में तुम क्या चाहते हो? कारू सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे डेमन लॉर्ड का हार्ट चाहिए। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। वो थोड़ा वक्त मांगती है सोचने के लिए, और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे उनके साथ ही रहना पड़ेगा। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो लड़की कहती है, सच कहूँ तो अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम अच्छे हो या बुरे। सात्सुमा और फ्लेयर बिना सोचे एक साथ कहती है, कारू से बेहतर कोई नहीं है। वो लड़की हैरानी से उन दोनों को देखती है। फिर कारू को वो पूछती है, सब लोग तुम्हारे बारे में इतना श्योर कैसे है? कारू हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, खुद ट्राई करके देख लो और खुद डिसाइड करो। फिर खाना खाते हुए कहता है, नेक्स्ट डेमन लॉर्ड बनना मुश्किल नहीं है, बस हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन इंश्योर करेंगे। कारू कहता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे करंट रूलर को खत्म करने में, ताकि तुम्हारे ब्लैक विंग क्लैन की सेफ्टी पक्की हो सके। वो लड़की उसे तीखी नजर से देखती है और कहती है, बदले में तुम फिलोसफर स्टोन चाहते हो ना? कारू मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल सही, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम डेमंस और ह्यूमंस के भी बातचीत में मदद करो। उनके बीच जो टकराव है वो सिर्फ गेरियल किंगडम की गंदी चाल है। वो लड़की गहरी सांस लेती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ चलने से मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आखिर वो सिर उठाकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। खाना खत्म होने के बाद कारू उसे बाहर ले जाता है ताकि डिटेल अकेले में डिस्कस कर सके। वो शांत आवाज में कहता है, तुम डेमन हो और तुम्हारे पास हिडन पावर है, इसका मतलब तुम किसी खास राक्षसी क्रीचर को कंट्रोल कर सकती हो। वो थोड़ा झिझक कर कहती है, हाँ ये सच है, लेकिन उसे कंट्रोल करने से पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। कारू मुस्कुराकर कहता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसमें मैं मदद ना कर सकूं, बस मुझे बताओ। वो गहरी सांस लेकर कहती है, जो क्रीचर मैं कंट्रोल करती हूँ वो नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, वो एक लेजेंडरी बर्ड है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पुराण कथा में जो भी उसके बारे में लिखा गया है सब सच है। वो बिना पंख हिलाए ही एक ऐसी बीमारी फैला सकता है जो पूरी दुनिया को तबाह कर दे, और साथ ही वो किसी भी महामारी को कंट्रोल भी कर सकता है जो उसके खिलाफ हो। ये सुनकर कारू की आंखें फैल जाती है। कारू हल्की सी एक्साइटेड आवाज में कहता है, यही तो मैं ढूंढ रहा था। वो लड़की शौक में उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? ये पावर एक पल में तुम्हें और पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर सकती है। कारू ठंडी और कंट्रोल वाली आवाज में कहता है, ध्यान से सुनो, अगर तुम करंट डेमन लॉर्ड को हराना चाहती हो तो ऐसी पावर तुम्हारे पास होनी चाहिए। वो घबरा कर पूछती है, और अगर कोई बीमारी फैल कर दुनिया को तबाह कर दे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? कारू डरावनी कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराकर कहता है, भूल गई हो मैं कौन हूँ, मैं हीलिंग हीरो हूँ, कोई भी बीमारी मेरे सामने टिक नहीं सकती। उसकी बात इतनी स्ट्रॉन्ग लगती है कि उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन वो कहती है, उस पावर को समन करने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी होगी। पहली कंडीशन है पूरी दुनिया का सफर करना। कारू दूर होरिजोन की तरफ देखकर कहता है, तो हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर वो सात्सुमा और फ्लेयर से कहता है, तुम दोनों कुछ वक्त के लिए डेमन क्वीन का ख्याल रखो, मैं शहर का हाल देखकर आता हूँ। वो लड़की हैरान होकर पूछती है, तुम बाहर कैसे जाओगे? सब तुम्हारा चेहरा जानते हैं। एक पल में कारू अपना पूरा चेहरा बदल देता है। वो शौक में कहती है, तो जो
जो चेहरा मैं रोज देखती हूँ वो भी तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। सात्सुमा और फ्लेयर उसे मैजिशियन की तरह तारीफ करने लगती है। कारू शहर में उतर जाता है। वो देखता है जिस रेस्टोरेंट में वो गए थे वो बर्बाद हो चुका है। डेमंस उसे ढूंढ रहे होते हैं। एक डेमन चीख कर कहता है चाहे तुम अपना चेहरा बदल लो, तुम्हारी खुशबू नहीं बदलती। कारू लगभग गिर जाता है लेकिन लास्ट मोमेंट पर बचकर निकल जाता है। कारू एक डेमन को मजबूर कर देता है कि वो अपने बीस्ट पर कंट्रोल खो दे। फिर वो खाना और सप्लाईज लेकर वापस आता है। वो कहता है अब हम सात्सुमा की स्मेल वाली एबिलिटी का यूज करके उन्हें ट्रैक करेंगे और रात के 12 बजे उनके हाइड आउट पर अटैक करेंगे। रात हो जाती है। वो उस बीस्ट के खून के निशान फॉलो करते हैं जिसे कारू ने सुबह घायल किया था। हाइड आउट पर पहुंचते ही कारू अपना गेम शुरू करता है। वो बीस्ट को इतना प्रवोक करता है कि वो अपने ही मास्टर पर हमला कर दे। इस बीच कारू और सात्सुमा बाकी सबको तेजी से खत्म कर देते हैं। फिर सात्सुमा अपनी एबिलिटी से उन बचे हुए लोगों को एक ऐसी जगह में बांध कर रख देती है जहाँ से वो भाग नहीं सकते। वो लोग रहम की भीख मांगते हैं। कारू उनसे पूछता है बताओ तुम्हारे अलावा और कौन डेमन क्वीन के बारे में जानता है। वो कसम खाकर कहते हैं कोई और नहीं जानता। कारू कहता है अच्छा, जैसे मैंने वादा किया था मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन तुम्हें इसी गड्ढे में छोड़ दूंगा ताकि तुम्हें याद रहे तुमने जो खाना बर्बाद किया उसकी क्या वैल्यू होती है। अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम्हारा बीस्ट तुम्हारे साथ ही है। वो उन्हें वहाँ छोड़कर चला जाता है लेकिन उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलता। वो लड़की वापस आती है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देती है। कारू मुस्कुराकर सात्सुमा से कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा, इसलिए मैंने अपना वादा निभाया। जब वो अपने रहने की जगह वापस आते हैं तो कमरा सेट और रहने लायक बनाया जा चुका होता है। अगली सुबह कारू फ्लेयर को साथ लेकर निकलता है ताकि उसके लिए एक ऐसा मैजिक स्टफ ढूंढ सके जो उसकी पावर को हैंडल कर सके। उन्हें एक स्टेबल मैजिक स्टफ मिल जाता है लेकिन जब फ्लेयर उसमें अपना माना डालती है तो उसे फ्लो में इम्बैलेंस महसूस होता है। कारू बीच में आता है। अपनी स्पेशल हीलिंग एबिलिटी का यूज करके वो स्टफ के अंदर माना सर्कुलेशन को ऐसे एडजस्ट करता है जैसे वो स्टफ स्पेशली प्लेयर के लिए ही बना हो। शॉप ओनर ये सब देखकर शॉक हो जाता है। वो हैरानी से कहता है अगर तुम मेरे 2 और स्टफ्स को भी इसी तरह एडजस्ट कर दो तो मैं तुम्हें पैसे का कुछ हिस्सा वापस कर दूंगा। फिर नेगोशिएशन शुरू होती है। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद मर्चेंट आधा पैसा रिफंड करने के लिए मान जाता है। वो उनके लिए 2 एक्स्ट्रा स्टफ्स भी बना देता है और रिवॉर्ड के तौर पर एक स्वॉर्ड गिफ्ट करता है। लेकिन अचानक शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग हर तरफ भागने लगते हैं। गेरियल किंगडम की आर्मी शहर में आ चुकी होती है। कारू जल्दी से फ्लेयर से कहता है तुम जाओ और बाकी सबका ख्याल रखो। फिर वो खुद बाहर देखने जाता है क्या हो रहा है। सबसे पहले उसकी नजर प्रिंसेस नोरेन पर पड़ती है जो फ्लेयर की बहन है। वो अकेली नहीं होती, उसके साथ किंगडम के बेस्ट स्पेयर फाइटर्स खड़े होते हैं और ब्लेड भी उसके पास होता है। साफ था कि अब इस शहर में जो होने वाला है वो सिंपल नहीं होगा। कारू दिमाग में ब्लेड को कैसे मारेगा इसका प्लान बना रहा होता है। इसी सोच में वो ये नोटिस नहीं कर पाता कि किंगडम का एक और हीरो हकाई उसे देख रहा है। जैसे ही हकाई उसे पहचान लेता है कारू तुरंत वहाँ से भागकर गायब हो जाता है। पूरा शहर टेंशन में आ जाता है। अगली सुबह कारू दोनों लड़कियों को लेकर फिर से उसी मर्चेंट से मिलने जाता है। वो लोग एक लग्जरी जगह पर बैठते हैं जहाँ बेस्ट क्वालिटी का खाना और ड्रिंक होता है। मर्चेंट कहता है कि तुम पैसा कमाना चाहते थे ना। कारू टेबल पर 2 बोतल्स रखता है। एक बोतल जख्म हील करती है और दूसरी एनर्जी वापस लाती है। मर्चेंट की आंखें चमक उठती है। वो कहता है कि जब गेरियल आर्मी यही है तो ये दोनों चीजें ट्रेजर जैसी है और इससे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। कारू स्माइल करके कहता है हाँ, लेकिन लालच में मत पड़ना, जल्दी प्रॉफिट कमाओ और शहर बैटलफील्ड बनने से पहले यहाँ से भाग जाना। मर्चेंट हंसते हुए कहता है उसकी टेंशन मत लो, तुम खुद संभल कर रहो। सिचुएशन ठीक नहीं लग रही लेकिन कारू कुछ और ही सोच रहा होता है। वो ब्लेड तक पहुँचने के लिए एक लड़की को चारा बनाने का प्लान बना रहा होता है लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना प्लान बदल देता है। वो फ्लेयर से कहता है मुझ पर मेकअप लगा दो। फ्लेयर सरप्राइज होके पूछती है तुमने खुद कहा था ना तुम उन जैसे हो। कारू मजाक में कहता है कौन जैसे बेवकूफ। अगले ही पल वो अपना चेहरा बदल लेता है और एक खूबसूरत जंग लड़की का रूप ले लेता है। सात्सुमा और फ्लेयर उसे देखकर हंस पड़ती है, उसे हग करती है और कहती है कि ये क्या ब्यूटी है। वो कारू को एलिगेंट कपड़ों में तैयार करती है, बिल्कुल नई दुल्हन जैसा सजा देती है। कारू उस मधुशाला की तरफ जाता है जहाँ ब्लेड यूजुअली बैठी होती है लेकिन ब्लेड तक पहुँचने से पहले कुछ जवान लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसकी खूबसूरती देखकर वो उसे उठा ले जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो किससे टकरा रहे हैं। जो लड़के उसे पकड़ने आए थे वो एक एक करके गिर जाते हैं। कारू उन्हें तुरंत हरा देता है और सीधा मधुशाला के अंदर चला जाता है। उसका दिल नॉर्मल से ज्यादा तेज धड़क रहा होता है क्योंकि सामने ब्लेड बैठी होती है। ब्लेड उसे देखती है और उसे एक आसान शिकार समझ लेती है। वो सोचती है इसे गार्ड्स को दे देगी और सबके सामने इसका मजाक बनवाएगी। दोनों काफी देर तक हल्का फुल्का मजाक और बातें करते रहते हैं। सही मौका देखकर ब्लेड चुपके से उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है। वो पहले मना करता है लेकिन ब्लेड जोर देकर उसे पिला देती है। जैसे ही वो एक घूंट लेता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। ब्लेड उसे उठाकर अपने क्वार्टर्स की तरफ ले जा रही होती है। तभी एक आदमी चाकू लेकर सामने आ जाता है। वो गुस्से में कहता है तुमने मेरी बेटी को अपने आदमियों के हवाले किया है। ब्लेड ठंडी आवाज में पूछती है कौन सी बेटी। आदमी बिना सुने उस पर हमला कर देता है। अचानक कारू जो बेहोश होने का नाटक कर रहा था ब्लेड की बाहों से
कूदकर सीधा उस आदमी पर हमला करता है और एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। ब्लेड हैरान होकर कहती है, लगता है मेरा ड्रिंक तुम पर काम नहीं किया। उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। ब्लेड का गुस्सा भड़क उठता है। वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है और फिर वहीं से एक बेरहम और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक ही तेजी के मूव में ब्लेड उसे जमीन पर गिरा देती है और घमंड से कहती है, क्या तुम्हें लगा एक जहरीली सुई मुझ पर असर करेगी? मैं स्वर्ण हीरो हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिकता। वो उसका गला दबाने लगती है और बार बार वार करती है। धीरे धीरे उसकी होश जाने लगती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को ब्लेड के रूम में बंधा हुआ पाता है, जैसे उसे उसके दरिंदे जैसे जानवरों के लिए छोड़ दिया गया हो। लेकिन हमेशा की तरह सिचुएशन पलट जाती है। अचानक सब उल्टा हो जाता है और कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। ब्लेड खुद उसकी रहमत पर आ गिरती है। यहीं से उसका दूसरा सोचा समझा बदला शुरू होता है। आखिर में वो ब्लेड को खत्म कर देता है। अगली सुबह कारू मर्चेंट के पास जाता है ताकि अपनी पॉइजन वाली कमाई ले सके, लेकिन वहाँ एक नया सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। एक आदमी कॉन्फिडेंट अंदाज में अंदर आता है। कारू तुरंत समझ जाता है यह हकाई है। वो अंदर ही अंदर फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, रिलैक्स, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। मेरा नाम ट्रिस्ट है और किंगडम में मुझे हकाई के नाम से जानते हैं। फिर वो कारू को किंगडम की आर्मी में शामिल होने का ऑफर देता है और उसकी अल्चाइमिस्ट स्किल्स की तारीफ करता है। कारू शांत रहकर जवाब देता है कि वो फ्री रहना पसंद करता है। वो कहता है कि मैं अलग अलग शहरों में ट्रेवल करता हूँ, अपने पोशंस बेचता हूँ और इसी तरह पैसे कमाता हूँ। ये सुनकर ट्रिस्ट उससे पोशंस का एक पूरा क्रेट खरीद लेता है, पैसे देता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ भी अनयूजुअल हुआ ही ना हो। लेकिन सत्सुमा को उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो कहती है, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया, हमें उसे लेकर केयरफुल रहना चाहिए। तब कारू उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं या वो? सत्सुमा जवाब देती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर बात इंटेलिजेंस और चालाकी की करे तो। तभी कारू से बीच में ही रोक देता है और कहता है कि आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि उस मामले में वो मुझसे काफी आगे है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां मार्केट से जो सप्लाईज खरीदने गई थी वो लेकर वापस आ जाती है। सब लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन कारू के दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि नोरेन तक पहुंचना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने पहले सोचा था। वो अकेला बैठकर सोचने लगता है कि उसे सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की है। सबसे पहला नाम जो उसके दिमाग में आता है वो हकाई का होता है। ये एक मिस्टीरियस आदमी है जिसका पूरा पावर उसकी आंख में केंद्रित है। उसकी विजन इतनी शार्प है कि उसकी रिएक्शन स्पीड भी ऑलमोस्ट अमानवीय हो जाती है। कारू समझ जाता है कि अगर उसे ऐसे एनिमी को हराना है तो उसे एक बहुत पावरफुल वेपन चाहिए होगा, बिल्कुल हीरोज के लेजेंडरी वेपन्स के लेवल का। ये सोचते सोचते वो खुद से सवाल करता है कि क्या मेरा गोल सिर्फ रिवेंज लेना है या फिर मैं इतनी पावर चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के खिलाफ भी खड़ा हो सकूं। फिर वो अपना हाथ लेजेंडरी क्रिस्टल की तरफ बढ़ाता है। क्रिस्टल उसकी कॉल का जवाब देता है। तब कारू गहरी आवाज में कहता है कि मुझे इतनी पावर दो कि मैं लंबी जिंदगी जी सकूं, दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकूं और जो भी मेरे रास्ते में खड़ा हो उसे डिस्ट्रॉय कर सकूं। उसी वक्त कारू के सामने एक यूनिक वेपन बन जाता है। ये शील्ड होता है जिसका नाम गोर्जियस है और इसे किंगडम का सबसे पावरफुल शील्ड माना जाता है। अब कारू के पास ऐसी ताकत आ जाती है जो उस दुनिया को लीड करने के लिए चाहिए थी। दूसरी तरफ नोरेन और ट्रिस्ट साथ खड़े होते हैं। ट्रिस्ट ब्लेड के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो बताता है कि ब्लेड का लास्ट सिग्नल लगभग 3 दिन पहले मिला था। नोरेन अपने दिमाग में सिचुएशन को समझने लगती है। उसे लगता है कि शायद सारे हीरोज उसकी सिस्टर के साथ मिल गए हैं और सिस्टम के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सोल्जर से कॉन्फिडेंटली कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लान बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसे पहले डिसाइड किया गया था। उसके बाद नोरेन शहर के लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है और लोग काफी डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या करने वाली है। नोरेन जोर से अनाउंस करती है कि इस शहर के लोगों सुनो, गैरियल की आर्मी तुम्हें डेमंस के कब्जे से आजाद कराने के लिए यहाँ आई है। ये सुनते ही वहाँ अचानक साइलेंस छा जाता है क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाते। लेकिन नोरेन अपनी बात कंटिन्यू करती है और कहती है कि डेमंस का यहाँ होना सिर्फ एक शुरुआत है, उनका असली प्लान पूरी दुनिया को अधीन करना है। ये सब सुनते हुए कारू अपने मन में सोचता है कि शुरुआत तुम्हारे शहर से ही होगी। उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि नोरेन शहर को फिर से एक और वार में धकेलना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले हुआ था। तभी शहर के कुछ लोग खुलकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि हम उन लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे जिन्होंने पिछली बार शुरू की थी फिर शहर को छोड़कर भाग गए थे। तभी अचानक उनमें से एक आदमी गुस्से में आगे बढ़ता है और एक ही पल में वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। यहाँ सिचुएशन एकदम खतरनाक हो जाती है। अचानक ऐसा लगता है जैसे नरक का दरवाजा खुल गया हो। गैरियल किंगडम की आर्मी अपनी तलवारें उठाती है और बिना किसी फर्क के सबको मारना शुरू कर देती है। ना वो देखते हैं कौन ह्यूमन है और कौन डेमन, बस कत्लेआम शुरू हो जाता
होता है। हर तरफ लाशें गिरने लगती है, हजारों लोग मर जाते हैं। सोल्जर्स बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे होते हैं जिनको सिर्फ खून चाहिए। कारू ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और उसकी आंखों में शौक होता है। वो सोचता है क्या यही वो जस्टिस है जिसका किंगडम इतना घमंड करता था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा दर्द एक और चीज देखकर होता है, वही मर्चेंट जो इस शहर में उसका पहला दोस्त बना था। सोल्जर उसको उसकी आंखों के सामने ही बेरहमी से मार देते हैं। कारू तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो कुछ पल के लिए घुटनों पर बैठ जाता है और उसके अंदर एक भयानक गुस्सा भड़क उठता है। फिर वो धीरे से कहता है कि जो भी मेरे पास आएगा और जिसका भी खून गिरा है सबको इसका बदला चुकाना पड़ेगा। तभी अचानक कुछ सोल्जर उसे घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस एक और आम इंसान है जिसे वो आसानी से मार देंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक तेज रोशनी फट पड़ती है और कारू का नया लेजेंडरी वेपन सामने आ जाता है, गॉर्जियस शील्ड। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है कुछ ही सेकंड्स में सब सोल्जर लाशें बन जाते हैं। अब कारू अपने बड़े टारगेट के और भी करीब पहुंच जाता है। वो धीरे से बोलता है, तैयार हो जाओ नोरेन, जैसे तुम मेरे गाँव वालों को मारने का प्लान बना रही हो वैसे ही अब तुम्हारी बारी है। यहाँ कारू का गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो गुस्से में कहता है कि जिस तरह तुमने उस इंसान को टॉर्चर किया है जिसने मुझे पाला था और आज अपनी घटिया लालसा के लिए मासूम लोगों को मार रही हो, मैं तुम्हें इस बात का पछतावा करवाऊंगा कि तुम कभी किंगडम वापस आई थी। ये कहकर कारू आगे बढ़ता है और सोल्जर्स को एक एक करके बहुत ही खतरनाक तरीके से मारना शुरू कर देता है। उसके सामने जो भी सोल्जर आता है वो बच नहीं पाता। सीन फिर नोरेन की तरफ शिफ्ट होता है। नोरेन शहर के लीडर के सरेंडर का इंतजार कर रही होती है। वो ठंडे अंदाज में हक्काई से कहती है कि ह्यूमंस और डेमंस दोनों ही उसकी सोच से ज्यादा अजीब है। वो समझ नहीं पा रही कि कोई इंसान सिर्फ इमोशंस और वर्ड्स के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा और वो इस शहर के लीडर को उसका सही दर्द चखाएगी। तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और रिपोर्ट देता है कि आर्मी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो बताता है कि एक अननोन आदमी बैटलफील्ड में आ गया है जो उनके सोल्जर्स को बहुत तेजी से मार रहा है और अभी तक कोई भी उसे रोक नहीं पाया। ये सुनकर नोरेन तुरंत ऑर्डर देती है कि और सोल्जर्स भेजो और उस आदमी को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओ। लेकिन ऑर्डर पूरा होने से पहले ही कुछ और हो जाता है। अचानक आसमान फिर से खुल जाता है और फ्लेयर अपनी पावरफुल लार्ज स्केल मैजिक ट्रांसमिशन से पूरे शहर के सामने अपेयर हो जाती है। वो सब लोगों से क्लियर आवाज में बोलती है कि गेरियल किंगडम के लोगों, मैंने यहाँ ज्यादा टाइम नहीं बिताया, लेकिन जितना भी टाइम था उसमें मैंने एक अजीब चीज देखी। मैंने यहाँ ह्यूमंस और डेमंस को एक साथ शांति से रहते हुए देखा, जहाँ कोई जबरदस्ती का लॉ नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं जो लोगों को दबा रही हो। यहाँ सिर्फ बराबरी और पूर्ण न्याय का नियम है। फिर फ्लेयर आगे कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डेमंस अच्छे होते हैं या सारे ह्यूमंस बुरे होते हैं, बस सच ये है कि दोनों तरफ अच्छे और बुरे लोग होते हैं। फ्लेयर आसमान में खड़ी होकर अपनी बात कंटिन्यू करती है। वो कहती है कि जो मैंने यहाँ देखा उससे मुझे समझ आ गया कि हमारा किंगडम करप्शन पर बना हुआ है। फिर वो सोल्जर से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज इस कत्लेआम को रोको। मेरी बस एक ही विश है कि पूरी दुनिया भी इस शहर जैसी हो जाए जहाँ शांति और जस्टिस हो। फ्लेयर की बातें सुन के काफी सोल्जर्स इमोशनल हो जाते हैं और कुछ लोग सच में सोचने लगते हैं कि शायद वो गलत कर रहे हैं। उधर कारू धीरे धीरे अपने टारगेट के और करीब पहुंच जाता है। वो फ्लेयर की सारी बातें सुन रहा होता है और उसके फेस पर एक छोटी सी हिडन स्माइल आ जाती है, जैसे उसका प्लान काम कर रहा हो। लेकिन नोरेन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगता है। वो इरिटेट होकर कहती है, फ्लेयर इतनी चेंज कैसे हो गई, ये उसके वर्ड्स नहीं हो सकते। फिर वो तुरंत समझ जाती है कि कोई उसे मैनिपुलेट कर रहा है और वो पक्का कह देती है जो हमारी आर्मी को मार रहा है और फ्लेयर को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हीलिंग हीरो कारू है। और तभी अचानक कारू हॉल के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो आता है हकाई तुरंत अटैक करता है, लेकिन कारू लाइटनिंग स्पीड से उसके दोनों स्पेयर्स को एक ही मोमेंट में रोक लेता है। ये देखकर नोरेन ठंडी स्माइल के साथ कहती है, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, अब तुम्हें भी खत्म कर देते हैं और तुम्हारी गंदगी से भी छुटकारा मिल जाएगा। उसके कहने की देर थी कि सारे गार्ड्स एक साथ कारू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सीन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे ही कोई सोल्जर कारू के वेपन को टच करता है वो तुरंत डेड बॉडी बन जाता है। एक के बाद एक सोल्जर्स गिरने लगते हैं। तब वो फाइनली हकाई खुद मूव करता है। उसकी स्पीड इतनी डेंजरस होती है कि लगता है जैसे उसकी आई पहले ही मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर लेती है और फिर उसका बॉडी रिएक्ट करता है। उसका रिएक्शन ऑलमोस्ट मशीन जैसा परफेक्ट होता है। अब कारू और हकाई के बीच रियल फाइट स्टार्ट होती है। दोनों के अटैक एक्सचेंज होते हैं, वेपन्स टकराते हैं, स्पार्क्स निकलते हैं और दोनों ही इतनी फास्ट मूवमेंट करते हैं कि देखना मुश्किल हो जाता है। फाइट कुछ टाइम तक बिल्कुल बैलेंस्ड चलती है, लेकिन एक परफेक्ट मूवमेंट पर हकाई कारू को पॉइजन ब्लेड से स्ट्राइक कर देता है। अब लगता है जैसे कारू को सीरियस डैमेज हो गया हो, लेकिन भाई हीलिंग हीरो की स्टोरी इतनी आसानी से खत्म थोड़ी ना होगी। अचानक कारू एक अनएक्सपेक्टेड अटैक करता है और सीधा हकाई पर जंप कर जाता है, लेकिन हकाई का रिएक्शन भी हैरान कर देने वाला होता है।
लेकिन कारू को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे बस एक ही टच चाहिए था। और जैसे ही उसने गोर्जियस की मदद से हकाई को टच किया, तुरंत उसके अंदर शारीरिक डेटोरेशन की फोर्स फैल गई। अगले ही पल हकाई का बॉडी कमजोर पड़ने लगा और वो तुरंत जमीन पर गिर गया। उसके बाद कारू धीरे धीरे नोरेन की तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। कारू ने उससे फाइट नहीं किया, बल्कि सीधा उसे एक जोर का ब्लो मारा, जिससे नोरेन तुरंत बेहोश हो गई। जब नोरेन को होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। तब कारू ठंडी आवाज में उससे कहता है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी शुरुआत तुमसे ही हुई थी। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी महत्वाकांक्षा और तुम्हारी करप्शन ही इस सब की वजह है। आज तुम्हें हर उस पल की सजा मिलेगी जब मैं अपनी फैमिली को याद करके रोया था, जब तुमने उन्हें बर्बाद कर दिया था। ये सुनने के बाद नोरेन डरकर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा इससे सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कारू उसके पास आता है और कहता है कि मेरा यहाँ सिर्फ एक ही दोस्त था जो एक सिंपल मर्चेंट था। उसका सपना था कि वो किसी बड़ी सिटी में एक शॉप खोले और शांति से अपनी जिंदगी जिए। लेकिन तुम्हारी लालसा और गंदी महत्वाकांक्षा की वजह से वो अपना सपना पूरा होने से पहले ही मर गया। ये सुनकर नोरेन गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम एक प्रिंसेस को एक बेकार डायमंड के लिए मार दोगे? तभी कारू उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि अपनी गंदी जुबान से उस टाइटल का नाम मत लो। इसके बाद कारू उसका गला दबाने लगता है और नोरेन धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाती है। लेकिन तभी कारू खुद को रोक लेता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा रहमदिल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। एक गेम होगा, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दूंगा और तुम पूरी जिंदगी मेरी एक डॉल बनकर रहोगी। आखिरकार नोरेन उस गेम में हार जाती है और कारू उसकी मेमोरीज को इरेज करना शुरू कर देता है। अगले दिन जब नोरेन उठती है तो उसकी एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी होती है। तब कारू उसे सभी लड़कियों के सामने ले जाता है और कहता है कि ये मेरी सिस्टर है जो कभी खो गई थी और मुझे यहाँ इत्तेफाक से मिल गई। यहाँ तक कि स्वर्ण मास्टर क्वीन को भी थोड़ा शक होता है, लेकिन कारू की स्किल और उसकी बातों ने सबको यकीन दिला दिया। दूसरी तरफ किंगडम के अंदर रॉयल युद्ध सामग्री तबाह हो चुके थे और पूरी सिचुएशन धीरे धीरे और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। उसके बाद आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब वो फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अब किंग अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला होता है। किंग ने उस इंसान को इस मूवमेंट के लिए संभाल कर रखा था, क्योंकि वो सिर्फ किंग का एक पावरफुल वेपन ही नहीं था, बल्कि कारू के रिवेंज के रास्ते का आखिरी पड़ाव भी था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, किंग खुद भी अपनी ओवरवेलमिंग पावर के साथ अब तक कारू का सबसे डेंजरस ओपोनेंट बनने वाला था। दूसरी तरफ कारू भी आने वाली फाइट के लिए तैयारी करने लगता है। वो उस अद्भुत पावर को समन करने की तैयारी कर रहा था जो उसे डायमंड क्वीन ने प्रॉमिस की थी। इसलिए वो सभी लड़कियों को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत सिटी छोड़कर चली जाए, क्योंकि जहाँ से जाने से पहले उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम पूरा करना था। लेकिन ये मत सोचना कि ब्लड उसके लिए कोई आसान ओपोनेंट होगा या फिर आने वाली फाइट एक नॉर्मल बैटल होगी, क्योंकि जो कुछ भी अब होने वाला था वो पूरे किंगडम पर अंधेरा छा देने वाला था। और इसी के साथ यहाँ पर कारू की कहानी का सीजन 1 का एंड हो जाता है। ये एक ऐसी जर्नी थी जो दर्द से शुरू हुई, रिवेंज के रास्ते पर आगे बढ़ी और आखिर में एक ऐसी वार के दरवाजे पर जा खड़ी हो गई जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अगर तुम जानना चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।